अस्सलाम वालेकुम रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नावल मासूम इश्क, रिटन बाय फरहीन। राइटर हैं फरहीन खान। और आई होप कि हमेशा की तरह कुछ लोग जो है इंट्रो स्किप कर देंगे। चलें, इंट्रो में हम आगे बात नहीं करते, आगे चल के करेंगे। नूर शमीम बेगम, नूर की चची जो कब से नूर को ढूंढ रही थी, नूर को ढूंढते कमरे में आई जहां नूर बेड की चादर टेक कर ठीक कर रही थी। लंबे बाल कमर पर फैले थे। नूर पलटी, गहरी काली आंखें, लंबी घनी पलकें, दूध या रंगत गाल पर पड़ने वाला डिम्पल। कोई भी उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए माबूद हो जाता था। ए लड़की, यहाँ क्या मरी पड़ी है? तुझसे कहा था ना कि आज शाम तक के लिए पड़ोसन के यहाँ चली जाना। माँ, हमको देखने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ, शमीम बेगम गुस्से में चीख कर बोली। चाची, मैं चाह रही थी, बस थोड़ा हल्का फुल्का काम रह गया था, वही। चुप, बिल्कुल चुप, मेरे साथ जुबान मत चलाया कर, समझी। माहम जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, फौरन अंदर आई। मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? पहली बात, मुझे भी शादी नहीं करनी, और दूसरा, नूर मुझसे बड़ी है तो पहले उसकी करें ना। ए माहम, तुझे मैं कितनी दफ़ा कहूँ, मेरे बीच में मत बोला कर। और ना इस नावस्पिटी की शादी में क्यों करूँ? हाँ, खुद इसके माँ बाप तो मर गए हैं, उसे हमारे सर डाल गए। नूर जो कब से आंसू रो के खड़ी थी, अपने माँ बाप के जिक्र पर तड़प कर रह गई। जाओ, दफ़ा हो जाओ काम करके यहाँ से। शमीम बेगम बुड़बुड़ाती हुई कमरे से निकली। माहम ने नूर को कंधों से थामा था। नूर, तुझे तो पता है मामा उसे ऐसे बोल देती हैं। तो उनकी बात। नूर बीच में बोली, कोई बात नहीं माहम, ये तो मेरी ज़िंदगी में रोज़ का मामूल है। मैंने बुरा नहीं माना। नूर ने फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नूर के माँ बाप का तो कत्ल हो गया था जब नूर बहुत छोटी थी। नूर का कोई ननियाल नहीं था। यही सोचकर नूर के चचा जावेद साहब उसे अपने घर ले आए थे। फिर बहुत जल्द जावेद साहब को फालिज हो गया और ज़्यादा नहीं जी पाए, दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर नूर पर पहाड़ टूटे थे। अपनी चची का असल रूप जब देखा तो उस मासूम ने वक्त से पहले अपनी मुश्किल ज़िंदगी जीना शुरू कर दी। उसने कभी अपना दुख किसी के सामने खोल कर नहीं रखा। उसको समझने वाले सिर्फ उसके चचा थे जो उसे छोड़ कर जा चुके थे। ये क्लब का मंज़र था जहाँ लड़के-लड़कियाँ आपस में मगन थे। दिन का कोई होश नहीं था, कोई डर नहीं था कि इन लोगों को मरना भी है। महशर में किस मुँह से रब का सामना करेंगे। वेटर, एक लड़की की आवाज़ पर वेटर पलटा और उस लड़की को देखा जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने, जो घुटनों को छू रही थी और उस पर ब्लैक ही जैकेट पहनी थी। हैरत इस बात की थी कि इस लड़की ने रेड कलर का स्टॉलर स्कार्फ की सूरत में बांध रखा था। और वेटर, बात सुन, यहाँ एक लड़का आता है जिसको सब ब्लैक स्टार कहता है। क्या तो मेरे को बताएगा रे कि वो मीर को कहाँ मिलेगा। वो वेटर सोच में पड़ गया है। तो इतनी प्यारी हसीन लड़की, लेकिन ज़ुबान कितनी गंदी इस्तेमाल करती है। अबे हडेले, क्या खड़े खड़े फोत हो गया है क्या रे तू? बता, कहाँ मिलेगा वो मीर को? इस लड़की ने वेटर के हाथ में ट्रे देखी और जूस का ग्लास उठा लिया। बगेगा या लगाऊं तेरे कान के नीचे तो? नहीं ब्लैक स्टार, तुमसे नहीं मिल सकते। उनसे मिलने के लिए कितने लोग बैठे हैं, मगर वो किसी से नहीं मिलते। मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बता सकता और मैं इनमें से नहीं हूँ। जा, इसको बोल जाकर इसकी माँ आई है डीजे। जा अब कल्टी मार, नहीं तो तेरी खैर नहीं। निकल अब। लड़की ने डेस्क पर ग्लास पटका। वेटर भाग कर ब्लैक स्टार के मीटिंग रूम में गया। उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि वो लड़की जो उसके पीछे पीछे आ गई थी, धड़ से दरवाज़ा मारकर अंदर आई थी, जहाँ सिर्फ वेटर था और एक शख्स जो ब्लैक थ्री पीस सूट पहनकर बैठा था। सर पर एक बाल भी नहीं था। कमरे में किसी को ना पाकर डीजे का खून खौल गया था। डीजे ने वेटर को घूरा। चल भाई, लंबे खंबे निकलता बन, यहाँ नजर ना आना, नहीं तो कल अखबार में तेरी न्यूज़ आ रही होगी। कल्टी मार। वेटर तो दुम दबाकर भागा। और तू काले टकले, सच सच बता, कहाँ भागा तेरा वो काला सितारा? मैम, अबे बकरे की औलाद, बक ना, नहीं तो अभी एक चपेट तेरे इस चमकते टिंट पर मारूंगी, नहीं तो सब उगल देगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ खुद पहली दफ़ा आया था ब्लैक स्टार से मिलने, मगर वो आया ही नहीं। डीजे सोच में पड़ गई थी। अगर आज यहाँ नहीं आया ही नहीं तो फिर कहाँ गया? अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया ना तो तेरे हलक में हाथ डालकर ज़ुबान खींच लूँगी, क्योंकि डीजे किसी की बेवजह जान नहीं लेती और जो गलती पर हो वो डीजे से बचता नहीं। चल अबे कल्टी हो। डीजे जो अपनी सोच में गुम क्लब से निकलने लगी। एक लड़की डांस में मगन डीजे के ऊपर गिरने लगी थी। डीजे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अबे ओ चमकंडी हट। डीजे ने इस लड़की को धक्का दिया और थोड़ा पीछे होकर जोर का थप्पड़ उसकी पीठ पर मारा, जहाँ लड़की नशे में झूम रही थी। एक थप्पड़ से सारा नशा उतरा था। लड़की गुस्से से पलटी, जहाँ एक लड़का उसे ही देख रहा था। बिना सोचे समझे एक थप्पड़ लड़के के मुंह पर लगा दिया। फिर क्लब में हंगामा सा लग गया था। डीजे बबल चबाती क्लब से बाहर निकल गई।
नूर आज अकेले आई थी। यूनी आज वहाँ उसके साथ नहीं थी। ये भी उसने बहुत मिन्नत तरले कर शमीम बेगम को मनाया था। उसे अपने पैरों पर खड़े होना था। आज उसे पता चला था कि आज नए आने वाले स्टूडेंट्स की रैगिंग होगी। वो बहुत बच कर चल रही थी कि किसी सीनियर के हाथ ना लग जाए, मगर शायद वो वह कबूलियत का ना था। हे यू लड़की! किसी लड़की की आवाज़ पर नूर पलटी, जहाँ पर यूनी के कुछ लड़के और लड़कियाँ हैवी बाइक के पास झुमघट्टा लगाकर खड़े थे। नूर ने अपनी तरफ इशारा करके कन्फर्म करना चाहा कि उसे ही बोला गया है। इनमें से एक लड़का जो बाइक पर बैठा था, गंदमी रंगत हेज़ल ग्रीन आंखें, खड़ी नाक, ब्लैक जीन्स पर रेड शर्ट पहने, शर्ट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, वहाँ सबसे हटकर लग रहा था। खूबसूरती की आला मिसाल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी उसकी पर्सनालिटी के फ़ैन थे। यहाँ इस लड़के की आवाज़ पर नूर हलक तर करती उसके सामने जा खड़ी हुई। अर्शमान गाजी ने ऊपर से लेकर नीचे तक इस लड़की को देखा। रेड जीन्स पर पिंक कलर की कुर्ती पहने, सर पर स्कार्फ बंधे, पिंक स्कार्फ में नूर का चेहरा चमक दमक रहा था। अर्शमान बोला, देखो लड़की, तुम्हें पता है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स की रैगिंग होती है, तो समझ लो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। नूर ने भुएं उठाकर देखा। नूर बोली, ये रैगिंग नहीं होती बल्कि दूसरों को तंग करना होता है, जो आप लोग कह रहे हैं। और आप? नूर अर्शमान के बराबर में खड़ी लड़की को देखकर बोली, जिसका नाम तालिया था। ब्लू कलर की डैमेज पैंट पहने, ग्रीन कलर की शर्ट पहने, जो बस कमर ही छुपाए हुई थी। आप ही लड़कों के साथ मिलकर रैगिंग कर रही हैं। उन्हें समझाने के बजाय शर्म आनी चाहिए। हेलो, तमीज़ से बात करो, मुझसे 1 मिनट में धूल चटा दूंगी। तुम जानती नहीं हो अभी मुझे, तालिया तन कर बोली। देखो, तुम नई स्टूडेंट हो, तुम यहाँ से जाओ। जान छुड़ा कर भागोगी कोई और तुम्हारी रैगिंग कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी यूनि में मेरी गैंग फैली हुई है। अर्शमान तंजिया मुस्कुराहट से बोला। नूर के गुस्से से रगें तन गई थी। जल्दी बोलो, टाइम नहीं मेरे पास। अर्शमान बोला, यार तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है ना, तुम्हारे लिए आज कुछ नया करेंगे। इधर आओ मेरे पास और गाल पर किस करो, चलो शाबाश। अर्शमान की बात सुनकर नूर का दिमाग भग से उड़ गया था। नूर मुस्कुराकर आगे बढ़ी। जिस गाल पर अर्शमान का हाथ था, उसी गाल पर किस करने के बजाय एक जोरदार थप्पड़ अर्शमान के मुंह पर मारा था। सबने शौक के आलम में मंजर देखा। आते जाते स्टूडेंट्स भी अपनी जगह पर खड़े होकर देखने लगे। कुछ के चेहरे पर खौफ, कुछ के चेहरे पर हंसी थी और कुछ हैरान थे। आज तक अर्शमान गाजी के सामने आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका था। एक मामूली लड़की ने थप्पड़ मारा था, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। शर्म से डूब मर जाओ। तुम जैसे बेशर्म और बेहया लड़कों की वजह से माहौल ख़राब है, और तालीमी इदारों का भी लड़कों की वजह से नाम खराब होता है। तुम जैसे लड़कों की वजह से कितनी लड़कियों के माँ बाप उन्हें घर से नहीं निकलने देते। अर्शमान का बस नहीं चल रहा था कि इतनी बेइज्जती पर इस लड़की को अपनी 16 गलती आंखों से भस्म कर दे। अर्शमान ने कदम आगे बढ़ा, थोड़ा झुककर नूर के चेहरे के करीब चेहरा किया। नूर नागवारी से देखकर कदम पीछे हुई। आज जो किया है ना तुमने, सिर्फ इस पूरी यूनियन ने देखा। अब जो तुम्हारे साथ मैं करूँगा ना, तो पूरी दुनिया देखेगी। अगर मैंने तुम्हें घुटनों पर न झुका दिया ना, तो मैं भी अर्शमान गाजी नहीं। अब याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें कब्र तक याद रहेगी। तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम जीते जी मर जाओगी और मर जाने की दुआ मांगोगी। जाओ, जितना हंसना बोलना खेलना कूदना है ना, सब कर लो। मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में क़यामत लाऊंगा ना, कि तुम मुझसे आँख मिलाने से भी डरोगी। नूरुलैन मुस्तफ़ा कभी किसी के आगे नहीं झुकी है, ना कभी झुकेगी। जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। नूर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोलकर चलती बनी। डीजे 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 डीजे, कौन है ये डीजे जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है? ब्लैक स्टार ने वाइन से भरा ग्लास मार्बल के फर्श पर मारा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ब्लैक स्टार को मात दे सके, और ये कुछ हटांग भर की लड़की ने इसकी ज़िंदगी हिसाब बना रखी थी। ब्लैक स्टार फनकारा। अमजद। ब्लैक स्टार ने अपने लेफ्ट हैंड अमजद को आवाज़ दी। यस बॉस, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर इस डीजे की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, नहीं तो अपने काम से हाथ धो बैठोगे। यस बॉस, हमजद हकलाया था। नूर थकी हारी घर में दाखिल हुई। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। शाम पर शमीम बेगम सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। नूर को देखकर बोली, आ गई नवाबजादी, तुझे कितनी दफ़ा कहा है, छोड़ ये पढ़ने लिखने की चोंच ले। क्या करना है तुझे पढ़ लिख कर? वैसे भी तेरी शादी मैं अपने भांजे से करवाऊंगी। नूर ने तड़प कर शमीम बेगम को देखा, जो अपने नशा करने वाले भांजे से उसकी शादी करवाना चाहती हैं। ये भूल गई कि उनकी खुद की भी एक बेटी है। अर्शमान क्लास में दाखिल हुआ तो उसके कानों से आवाज़ टकराई। खून पूरी यूनी की बदमाश बने फिरते थे। आज एक लड़की ने होश ठिकाने लगा दी। अर्शमा ने गुस्से से हाथ की मुट्ठियां पीछे, दिमाग की रगें थन गई थीं। नूर मुस्तफ़ा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूँगा कि तुम्हारी रूह तक पनाह मांगेगी। आज नूर का रूम से बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं था। आज शमीम बेगम की बहन कनीज़ फातिमा आई थी, और उनका वो नशाई बेटा भी, जो नूर पर नजर गड़े बैठा था।
नूर कहाँ मर गई है? तो तुझे कब से आवाज़ें दे रही हूँ, बाहर आ और आकर मेरे अपने होने वाली सांस के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर चल। और 3 दिन वो तेरा निकाह है, समझी तू? नूर को लगा आसमान उसके सर पर गिर गया है। क्या? नूर भागकर शमीम बेगम के कदमों में बैठ गई। चाची प्लीज़ चाची ऐसा मत करें, मैं मर जाऊँगी, मुझे आप अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी, प्लीज़ रोकते हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। माम जो अभी आई थी अपनी दोस्त के घर से जहाँ पार्टी थी, नूर को शमीम बेगम के कदमों में बैठा देखकर फ़ौरन नूर की तरफ बढ़ी। नहीं नूर क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों बैठी हो? माम समझाओ ना चाची को, 3 दिन बाद मेरा निकाह करवाना चाहती हैं, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें अभी। नूर ने नहीं, नूर ने रोते रोते हाथ जोड़ दिए थे। मम्मा क्या हो गया आपको, किससे करवाना चाहती हैं आप उसकी शादी? शाहिद से करवा रही हूँ मैं शादी, समझी तो अपने मेरी अम्मा मत बन, शमीम बेगम तनक कर बोली। मम्मा क्या हो गया आपको? हाँ क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? प्लीज़ मत करें ऐसा। क्या आप नहीं जानती शाहिद नशा करता है? हाँ, और आप ये कैसे भूल गई कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? वहाँ हमने इनको आईना दिखाना चाहा। माम शमीम बेगम गुस्से से चीख उठी थी। दीजिए जो करना है अब तुमने करना है, मैं तुम पर अंधा भरोसा करता हूँ, मुझे यकीन है तुम अपने आज़म में कामयाब होगी। बेख्तियार डीजे के मुँह से इंशाल्लाह निकला था। जाओ जो काम दिया है उसे मुकम्मल करो। ओके बॉस। नूर ने बहुत मेहनत कर ली थी मगर शमीम बेगम ठोकर हम एक सेकेंड शमीम बेगम ठोकर मारकर चली गई थी। पूरी रात रो रो कर गुजारी थी उसने। आज नूर का दिल नहीं था यूं ही जाने का, मगर उसने सोचा कि चली ही जाती हूँ, नहीं तो उसकी चच्ची ताने दे देकर ही मार देंगी उसे। नूर ने यूनी में कदम रखते ही सोचा, या अल्लाह आज मेरा इस लड़के से सामना ना हो। नूर अपनी क्लास की तरफ चलती, अचानक से सामने श्रीमान आ गया। नूर टकराते टकराते बची। क्या बदतमीज़ी है ये? ओह सॉरी, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, आई एम सो सॉरी प्लीज़। वो सब मैंने बस फ़न के लिए किया था। नूर ने गौर से देखा जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी की वाज़ेह नज़र आ रही थी। ओके माफ़ किया मैंने आपको, बस इतना कहूँगी कि लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी मत खेलना। नूर उसके सामने से हटने पर अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। शमा ने यूनी के गेट पर खड़ी अपनी गैंग को थम्स अप का निशाना दिखाया। अब आएगा मज़ा नूर मैडम। ब्लैक स्टार अपने आलिशान महल में बैठा जब उसका गार्ड हाँफता हुआ आया। बॉस अमजद को किसी ने मार दिया है और उसकी जेब से ये लेटर निकला है। ब्लैक स्टार ने उसके हाथ से लेटर छीना था। क्या यार काले सितारे, मैंने सुना है कि तू मुझसे मिलने के लिए मारा जा रहा है, तो सुन, मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ, तुझसे मिलने आऊँगी, समझा तू? जब वक्त आएगा तो ज़रूर मिलूँगी, समझा? और तू सोच रहा होगा कि मैं तेरे पीछे क्यों पड़ गई? ख़त्म कर अपने ये गलत काम, वक्त है तेरे पास, नहीं तो जिस दिन तेरा सामना होगा ना, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। और तुझे जिससे मेरी मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा ना, तेरा हर वो बंदा मारा जाएगा। छींक की आवाज़ से कांच टूटा था। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं डीजे, तुझे वो मौत दूंगा ना कि तू मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगेगी। खुद को बहुत स्मार्ट समझती है ना? पाशा ब्लैक स्टार ने अपने गार्ड्स को आवाज़ दी। यस बॉस, कुछ भी करो, किसी भी करो, मुझे डीजे चाहिए, समझे? दफ़ा हो जाओ। अब ये गाजी घराना का मंजर है। इस घर में 5 लोग रहते हैं। सबसे बड़ी घर के अर्जना गाजी और उनकी बेगम हमना गाजी, फिर उनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा शमान गाजी, फिर अरमान गाजी और फिर ईमान गाजी। सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे। अर्ज़हा गाज़ी की आवाज़ गूंजी, अर्श मैं क्या सुन रहा हूँ? हर जगह सोशल मीडिया, हर जगह तुम्हारा मजाक बताया जा रहा है। तुम्हें किसी लड़की ने थप्पड़ मारा, क्या ये सच है? शमान का चावल में घूमते चम्मच पर हाथ थमा। बेगम और ईमान ने हैरत से अर्श की तरफ देखा। अर्शमान जैसी पौनी यूनी पहुंचा। नूर उसे कैंटीन में नजर आई, किताबों में गुम को सोचकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हाय, अर्श की आवाज़ पर नूर ने सर उठाया। नूर ने बिना कोई जवाब दिया वापस किताब पर झुक गया। अर्शमान का दिल कह रहा था कि इस अकड़ू लड़की का मुंह तोड़ दे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अर्शमान ने गुस्सा जब्त करके कहा। नूर ने सर उठाकर अर्श को देखा। आपको कोई काम था? मुझसे अगर काम है तो बात करें, नहीं तो मैं हर एक से बात नहीं करती। नूर ने बोलकर सर वापस झुका लिया। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करती, सॉरी। नूर ने मसरूफ़ अंदाज में कहते जाने के लिए खड़ी हो गई, किताब उठाकर चल दी। एक वक्त आएगा जब तुम खुद अपनी किस्मत को कोसोगी। नूर मुस्तफ़ा। नूर कैंटीन से निकल के क्लास की तरफ चलने लगी। अचानक एक लड़का नूर से ज़ोर से टकराया। ओह सॉरी सॉरी, मैं देख नहीं सका। नूर बोली। क्यों देख नहीं सके? आँख घर रख कर आए हो, देख कर चला करो, समझे? लड़का तो बस सर हिलाकर निकल गया। नूर क्लास में बैठी प्रोफेसर के आने का इंतज़ार कर रही थी।
प्रोफेसर की क्लास में दाखिल होने पर पूरी क्लास में खामोशी छा गई। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में किस स्टूडेंट का इजाफा हुआ है? प्लीज़ कम मिस दानिया। एक प्यारी सी लड़की क्लास में दाखिल हुई। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक पैंट शर्ट फ्रॉक पहने, गले में गोल्डन कलर का स्कार्फ पहने, बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, गोरी रंगत, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए, बहुत प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी। धीरे धीरे चलती क्लास में दाखिल हुई और सबको मुस्कुराकर देखती नूर के बराबर में आकर बैठ गई। नूर ने एक नज़र उठाकर उसे बैठते देखा और हल्का सा मुस्कुराई। दानिया बोली, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है, क्या हमें अपना दोस्त बना लेंगी? नूर ने पहले इसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे पर चमक देखकर इनकार न कर पाए, हाथ मिलाकर मुस्कुराए सलाम किया। हम जी बिल्कुल, आप तो बहुत प्यारी हैं। दानिया ने मुस्कुराकर नूर को देखा था। हमना बेगम आज पूरा घर सर पर उठाए हुए थी। आज उनको दूसरा बेटा अरमान लंदन से वापस आ रहा था। अरमान की पसंद का खाना बनाया जा रहा था। शुमान एयरपोर्ट गया था अरमान को लेने। ईमान भी अरमान के कमरे की सफाई करवा रही थी। साहब, डीजे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है इस फाइल में से। ब्लैक स्टार आंखों के लेंसेज बदल रहा था जब उसका आदमी अंदर आया। ब्लैक स्टार ने फाइल टेबल पर रखने का कहा, जाने के लिए पलटा, पीछे से गोली चली और गार्ड ज़मीन पर पड़ा था। इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दरवाज़ा नॉक कर आते हैं, नॉन मैनर्स। अर्शमान एयरपोर्ट पर खड़ा मोबाइल यूज़ कर रहा था। इतने में सामने से अरमान गाजी आता नजर आया। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने, इस पर लेदर की जैकेट पहने थे। गोरी रंगत, खड़ी नाक, आंखें नजर नहीं आ रही थी गोगल्स की वजह से, नहीं तो वो दिखाती। होंठ भी अच्छे ही थे। हाय ब्रो, कैसे हो? अरमान आते ही अर्शमान से चिमट गया। अर्शमान भी मुस्कुराकर गले लगा। चलो भाई, घर मामा ने कॉल करके परेशान कर दिया है कि उनके लाड साहब आए नहीं। हम मैं भी बहुत खुश हूँ, इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ। अरमान ने आंखों से चश्मा हटाया। हे, ये तेरी आंखों को क्या हुआ? और इसका कलर? और वो कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा हैंडसम लगने के लिए लेंसेज लगाए हैं। अरमान ने आंख मारी। अर्श बस मुस्कुराया था। नूर, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है दानिया से, दोनों अब साथ साथ पाई जाती थी। नूर, हमें एक बात बताएं, आप क्या बनना चाहती हैं? नूर ने अपने बराबर में बैठी दानी को देखा। मैं ऐसा बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी मिसाल दें। आजकल के दौर में लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि दुनिया याद रखे। और तुम क्या बनना चाहती हो? नूर ने इसका सवाल इसी से कर डाला। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने पूछा है कि तुम क्या बनना चाहती हो। नूर ने ताज्जुब से देखा। अगर मैं कहूँ कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही कामयाब हूँ। दानिया ने खोए लहजे में बोला। क्या पहले से कामयाब कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मेरे ख्याल भी आप जैसे ही हैं। दानिया ने बात घुमाई। नूर भी सर झटक कर रह गई। नूर का यूनी में आज टेस्ट था। नूर घर का सारा काम करके भागी भागी यूनी पहुंची। गेट पर दानिया खड़ी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। नूर को देखकर हाथ मिलाया। नूर मुस्कुराकर हाथ मिलाया था। नूर मुस्कुराकर अंदर की तरफ चल दी। उन्हें यूनी में पता चला कि आज टेस्ट नहीं होगा। आज प्रोफेसर नहीं आए थे। नूर को सुनकर तो बहुत गुस्सा आया, मगर फिर करती भी क्या। नूर, आप ही देखें, टेस्ट ही नहीं हुआ। मैंने तो इतनी तैयारी की थी। दानिया मासूम सा मुंह बनाकर बोली और नाक को छोटे चश्मे को दुरुस्त किया। नूर ने मुस्कुरा कर देखा। दानिया, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तुम बहुत प्यारी हो यार, इतनी प्यारी बोलती हो। दानिया मुस्कुरा दी थी। अर्श ने दोनों को देखा जो एक दूसरों से बातें में मसरूफ़ थी। तालिया अर्श की कज़न, जो कि अर्श को ही देख रही थी, जो बस नूर और दानिया को देख रहा था। तालिया का बस नहीं चल रहा था कि नूर को गायब कर दे। हे यश, मैं देख रही हूँ कि कल तक जिसको सबक सिखाना चाहते थे, आज इन नज़रों में को तो कुछ और नज़र आ रहा है। अर्शमान ने तालिया को देखा और वापस अपनी गैंग की तरफ घूमा। एक दफ़ा अर्शमान गाजी, जिस किसी से दुश्मनी कर लेना तो मरते दम तक नहीं भूलता। फिर इस लड़की ने तो मेरे भरी यूनी में तमाशा बना दिया था। एक दफ़ा अर्शमान गाजी, किसी से दुश्मनी कर लेना तो मरते दम तक नहीं भूलता। फिर इस लड़की ने तो मेरा भरी यूनी में तमाशा बनाया था। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। तालिया बेबी, तालिया को उसकी बात जानकर तसल्ली हुई। आखिर मोहब्बत थी अर्शमान गाजी से तालिया को। हे बेबी, आ जाओ, हमारे साथ बैठो, कुछ खाओगी? आ जाओ, हम खिला देते हैं। नूर और दानिया, जो कैंटीन में आ बैठी थी, अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। यूनी के ही कुछ लड़के जो उनसे आगे वाली टेबल पर बैठे थे, दानिया और नूर को तंग करने लगे। अचानक उनमें से एक लड़का उठा, दानिया का दुपट्टा पकड़ लिया। दानिया ने घबराकर नूर का बाजू पकड़ लिया। नूर गुस्से से अपनी जगह से उठी थी। क्या बदतमीज़ी है ये? हम छोड़ो इसको दुपट्टा। हाय, सब्र रखो, उसके बाद हम तुम्हारा ही दुपट्टा पकड़ेंगे। लड़का मायने खींची से बोला। तानिया भागकर नूर के बराबर में खड़ी हो गई थी। आप भी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी चलें यहाँ से, हमें कुछ नहीं खाना। नूर ने आगे बढ़कर इस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा। बदतमीज़ इंसान, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो बाहर लड़कियों पर नजर रखते हो? ज़रा शर्म नहीं आती? अरे अगर तुम्हारे घर में घर की इज्जत के साथ ऐसा करें तो कहरा जाग जाती है। नूर ने खास आने वाली नज़रों से घूरा। तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझ पर हाथ उठाए। लड़के ने आगे बढ़कर हाथ उठाया। नूर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, मगर उसे लगा कि थप्पड़ नहीं लगा है, तो हाथ उठाकर देखा जाए। इस लड़के का हाथ अर्शमान की गिरफ्त में था। अर्श ने एक मुक्का लड़के की नाक पर मारा। तुम लोगों को मैंने मना किया है ना कि अब किसी लड़की को परेशान मत करना, समझ नहीं आती? लड़के की हवा टाइट हो गई थी अर्शमान को देखकर। भाई, वो हम तो बस क्या? अर्श ने घूरा। कुछ नहीं भाई, सॉरी।
बस माफ़ कर दें प्लीज़। तानिया तो खड़ी-खड़ी काँप रही थी। नूर ने बस सर हिलाया और आगे बढ़ गई थी। सुनिए, अर्श की आवाज़ पर नूर पलटी। अब तो दोस्ती कर लें मुझसे, अब आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आपको लगता है। नूर ने अर्श की आंखों में देखा जहाँ सच दिखाई दे रहा था। मैं कह रही हूँ कि आपके से मैं नहीं करती लड़कों से दोस्ती, आप प्लीज़ दूर रहें मुझसे। दानिया ने मुस्कुराकर अर्श को देखा। अर्श ने गुस्से से दानी को घूरा था। दानी ने हाथ से बुक नीचे फेंकी। मेरी बुक्स प्लीज़, आप मेरी बुक्स उठाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। नूर खड़ी तमाशा देख रही थी। नूर ने सामने लड़के को देखा जो उसे वार्निंग दे रहे थे। अर्श ने झुककर बुक उठाई। अर्श बोला, क्यों आई हो यहाँ, क्या चाहिए अब तुम्हें? दानिया मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में बोली, क्या यार, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? स्टॉप, शट अप, बकवास बंद करो अपनी। अर्श ने दांत कचकचाए। क्या हो गया? दानी किताबें उठाई ही नहीं जा रही क्या? नूर ने बेजारी से दोनों को नीचे बैठे देखा। नहीं चलें, आप ही हो गया। दानिया ने अर्श को आंख मारी। दोबारा इससे तो ज़रूर फिर से किसी की मौत आई है। आखिर यहाँ आई ही क्यों? किसी ने पता लगाना पड़ेगा। हाथ धोकर पीछे पड़ गई। मेरे अर्श ने मुट्ठी बनाकर घुटने पर मारा था। दानिया, आप ही अब चलें, मैं भी, मेरी बुक्स कुछ लैब में रह गई हैं और मुझे काम भी है, नोट्स बनाने के लिए भी बुक्स की ज़रूरत है। एक काम करें, आप घर चली जाएं, मैं चली जाऊंगी। नूर ने मुस्कुरा कर कहा, ओके, घर जल्दी चली जाना और पहुँच कर मैसेज कर देना। ओके जी, आप ही कर दूंगी, बाय। दानिया ने यूनी की बैक साइड पर आकर सीटी मारी। वही लड़के ग्रुप बनाकर खड़े थे और ड्रग्स ले रहे थे। दानिया की तरफ मुड़े। ओ बीबी, इस वक्त तो बड़ी पारसा बन रही थी, अब खुद आगे चलकर दानिया ने चश्मा उतारकर बैग में डाला और शर्ट की आस्तीन पीछे करती आगे बढ़ी। बालों को उठाकर पोनी में किया। अरे यार हडीलो, समझा करो ना, अपने साथ एक लड़की थी ना रे, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कौन है। इस लड़की की ज़ुबान को क्या हो गया? इस दानिया में और इस दानिया में कितना फ़र्क है ना। वहाँ पर खड़े लड़के कानों में बातें करने लगे। ये लड़की कौन है तू? इस वक्त तो बड़ी मासूम बन रही थी, अब क्या कर रही है यहाँ? दानिया ने दुपट्टा उतारकर कंधे पर डाला, एक साइड आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ करके कमर के नीचे से निकाल कर गिठान लगाई। अच्छा देख, मैं सिर्फ इन लोगों को सच बताती हूँ अपने बारे में, इन्हें बताती हूँ जो अगले पल ऊपर कटने वाले होते। तुम लोगों को भी बताती हूँ, आखिर तुम लोगों को मामूली थोड़ी हो। तुम लोगों ने मेरा दुपट्टा थामा था, अब मैं तुम सबको थामने आई हूँ। और तू का लितानिया ने इनमें से खड़े एक लड़की की तरफ इशारा किया। तूने पूछा था ना मैं कौन, तो सुन, मैं हूँ तुम सबकी माँ। हाँ, और दुश्मन मुझे डेज़ी कहते हैं। तानिया ने पहन की जेब से बैग गूगल्स निकाल कर लगाए और फिर जो धुलाई हुई थी इन लड़कों की, अब क्या ही बताऊँ आप सबको अपने नाना, मामू, चाचा, फूफा सब याद आ गए थे। दानिया ने हाथ में पकड़ी अपनी हैवी बाइक की चाबी घुमाई और गाने गुनगुनाती हुई बाइक पर बैठी और ये जा वो जा। हाँ, अब बताऊँगा ना मैं तुझे। रीजे थे। ब्लैक स्टार ने अपने सामने रखी ब्लैक फाइल को देखकर कहका लगाया, गुड जॉब पाशा, तुमने सारी मालूमात आके निकाल ही ली, तुम्हारा इनाम तुम तक पहुँच जाएगा। अचानक अरशमान दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ। अरमान गड़बड़ा कर पलटा। अरशमान जो यूनी से आकर अरमान के पास आया था, शायद किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ था। अरमान को लगा उसने सब सुन लिया है। वो, भाई आप कब आए? अरे तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? इतना क्यों घबरा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? और जो मेरे आने पर डर गए थे। अर्श ने अब्र उठाकर तंज किया। अरे नहीं भाई, वो तो बस मैं लंदन के दोस्तों से कुछ बात कर रहा था। अर्श ने सर हिलाया। कई दिन मर ही ना जाऊं, कहीं कहीं किसी दिन मारा ही ना जाऊं। अरमान ने पसीना साफ किया था। ब्लैक स्टार पाशा ने आपसे मिलने से मना कर दिया है। वो अपने सारे काम छुप कर करता है। वो कह रहा है कि आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं सामने आकर कभी काम नहीं करूँगा। वॉर इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे मना करे। जाओ उससे कहो कि भले सामने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ब्लैक स्टार तुम्हें खुद पहचान लेगा, और कहो उसे कि जो काम दिया है ना वो 2 दिन में हो जाए, क्योंकि मुझे उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं। अर्श आज बहुत गलत खतरनाक इरादों से यूनी पहुंचा था। नूर दानिया की किसी बात पर हंस रही थी। अर्श सीधा प्रोफेसर के ऑफिस में गया और फिर 2 घंटे बाद बाहर आया। अब चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नूर और दानिया नोट्स बना रही थी। क्लास में जब प्रोफेसर क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम बच्चों, मुझे आप सब लोगों से ज़रूरी बात करनी है। 2 दिन बाद यूनी में पार्टी है, तो मैं चाहूँगा आप लोग ज़रूर आएँ। प्रोफेसर अपनी बात कहकर निकल गए थे। नूर का आने का कोई इरादा नहीं था। नूर ने दानिया से डिस्कस करने के लिए अपने बराबर में बैठी दानिया की तरफ मुँह किया। दानी, नूर ने उसे आवाज़ दी, मगर शायद वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। नूर ने कंधा पकड़ कर हिलाया। दानिया हड़बड़ा कर देखा, क्या क्या कब से आवाज़ दे रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? क्या मुझे नूर को बता देना चाहिए? दानी नूर की तरफ देखा। नूर मेरी बात सुनो। दानी ने क्लास में नजर घुमाई। क्लास में अब बस कुछ ही स्टूडेंट्स थे, बाकी सब प्रोफेसर के बाद निकलते चले गए थे। नूर मेरी बात ध्यान से सुनो। और जाने दिनों में क्या क्या बातें हुई, जाने दोनों में क्या क्या बातें हुई, सब जिससे सब अनजान थे। अर्शमान घर आया। अरमान घर नहीं था। हमना बेगम किचन में खाना बना रही थी। सलाम मोम। सलाम मोम। सलाम मोम। बेटा आपसे कितनी दफ़ा कहा है सलाम पूरा किया करो। हमना बेगम ने अर्श को घूरा। ओह सॉरी मामा, पूरा करूँगा। अच्छा बताएं, अरमान और ईमान कहाँ हैं आजकल? दोनों नज़र ही नहीं आ रहे, और बाबा भी आजकल घर में नहीं है। बेटा अरमान तो अपने किसी दोस्त की तरफ गया है और ईमान अपने रूम में पढ़ रही है। बाबा आपके ऑफिस गए हैं।
सही है। अच्छा मम्मा, आप प्लीज़ ईमान के कमरे में पास्ता तो भिजवा दें, मैं उसके पास जा रहा हूँ। अर्श हमना बेगम की गाल खींचता ऊपर की तरफ चला गया। ईमान के कमरे में अर्शमान ने लॉक पर हाथ रखा, मगर अंदर से आने वाली आवाज़ पर रुक गया। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी तो फिर तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। जाने अगली तरफ से क्या कहा गया था। देख लूँगी मैं इस अर्शमान दरवाज़ा खोलकर रूम में आए। ईमान जो बेड पर बैठी राजो न्याज कर रही थी एकदम झटका खाकर उठी। भाई, आप किससे बात कर रही थी? ईमान डर से कांपने lगी। भाई, वो अर्श ने ईमान से मोबाइल छीना और नज़र स्क्रीन पर पड़ी, फिर नज़र उठाकर ईमान की तरफ देखा। क्यों कर रही थी तुम इससे बात? हाँ, जब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा तो फिर तुम मुझसे राब्ते में क्यों हो? अर्शमान चीखा था। भाई, अर्श, ये क्या बदतमीज़ी है? किस तरह से बात आप ईमान से बात कर रहे हैं? आए, आप भी देखें ना आपकी लड़की क्या कर रही है। हमना बेगम ने अर्श के हाथ से मोबाइल लिया। ईमान बेटा, ये क्या है? आप अब भी इससे राब्ते में हो? और कब से? भाई, मम्मा मैं आप लोगों को सब बता दूंगी, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें। अर्श ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया, उसके आंसू साफ की। बोलो भाई। और अर्शमान सब सुनने के बाद अपने रूम में आया। आते ही बेड पर ढह गया। आंखें बंद की तो नूर का चेहरा सामने आया। वो ऑफ किया। मूड ऑफ हो रहा था। ये मेरे साथ क्यों क्यों हो रहा है? ये लड़की बार बार मेरे सर पर सवार हो रही है। क्या तारिया से कह रही थी कहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं दुश्मन है वो मेरी। उसने मेरी साथ मेरी बेइज्जती की है। इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करूँगा। बदला तो उससे लेना ही पड़ेगा। यूनी में आकर नूर परेशान बैठी थी। जब दानिया आकर बराबर में घास पर बैठी। नूर, तुमने बस तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा मजाक बनाया। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, चली जाओ यहाँ से। पर नूर, मैं नहीं। जाओ। दानिया जैसे ही उठकर गई वहाँ अर्शमान आ गया था। हाँ, कैसी हो नूर? अर्श की तरफ देखा। पहले जो उससे बदतमीज़ समझती थी अब थोड़ा कम बदतमीज़ समझती थी, क्योंकि उसके बाद से अर्शमान शायद सुधर गया था। फरमाए कोई काम? नूर, यार देखो, आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरे जो ये जुड़े हुए हाथ देख लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आते जाते लड़कों ने देखा तो भागकर अर्श की गैंग को बोलने भागे। अर्श की सारी गैंग भी जल्दी से वहाँ आ गई। तालिया तो हैरत से अर्श को देख रही थी जो नूर के सामने हाथ जोड़े गया था। प्लीज़ नूर, मैं नहीं जानता मुझे कब तुमसे मोहब्बत हुई। शायद उस दिन ही जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बताया कि एक लड़की के साथ क्या होती है। नूर तो कान तो साए कर रहे थे। मोहब्बत, ये क्या बोल रहे हो तुम? अर्शमान ने नूर को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया। तालिया को लगा उसकी आंखों में किसी ने मिर्च भर दी हो। तालिया आंखों में आंसू लिए पलट गई। नूर को बुरा नहीं लगा था, जाने क्यों। वो तो हर खुशी के लिए तरसती थी। ना माँ थी ना बाप, बस एक चाची और कज़न थी। चाची बस सितम करती थी, बस माँ ही थी जिसको हमदर्दी थी नूर से। नूर ने अर्श की आंखों में देखा जहाँ सिर्फ सच था। अर्श ने अपनी जैकेट से रिंग निकाली, नूर का हाथ मांगा था। नूर ने अपने आसपास नजर घुमाई जहाँ तक करीबन पूरी यूनी ही जमा थी। नूर ने थोड़ा हिचकिचाकर हाथ बढ़ाया। अर्श की गैंग ने होटिंग की और हाँ, वहाँ दो लोग ऐसे थे, एक अपनी किस्मत पर रो रहा था तो दूसरा दुश्मनी की आग में चल रहा था। माहम यार, उठ जाओ यार। देख चाची आकर डांटेंगी यार, बस आज का काम कर ले। आज मेरा यूनी में टेस्ट है। नूर बोली। अच्छा मेरी जान, मैं कर लूँगी काम, तुम जाओ। माम को बेचारी पर तरस आ ही गया। शमी बेगम कमरे के दरवाजे के बीच में खड़ी थी। अंदर आई। कहाँ लाडो रानी भूल गई, आज तेरा निकाह है। तुझे उस दिन कहा था ना। मगर मामा, मैंने भी तो आपसे कहा था ना कि अभी नूर को पढ़ना है। देख माम, 1000 दफ़ा कहा है और फिर कह रही हूँ कि जब मैं इससे बात कर रही हूँ ना तो तू बीच में मत बोला कर। मगर बिल्कुल चुप। और तू? शमी बेगम नूर की तरफ मुड़ी जो अपने आंसू पी रही थी। जा रखी बस्ता वास्ता जाकर तैयारी कर और फिर तेरा निकाह है, ताकि मेरी जान छूटे तुझसे। चाची प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपका सारा काम करूँगी, प्लीज़ अभी नहीं कर शादी। मम्मा, आप नूर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं करूँगी शाहिद से शादी। क्या? शमीम बेगम सदमे में से बोली। तू पागल है क्या? तेरे लिए तो मैं अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हैं? और ये माहम ने नूर का बाजू पकड़कर आगे किया। इसके लिए नशा करने वाला ढूंढा है मामा। खुदा का नाम लें, आपको मुंह दिखाना है उसके माँ बाप को महशर में। आपका दामन पकड़ेंगी ताई माँ, तब आप खाली हाथ रह जाएंगी। माहम आखिर में रो पड़ी। माहम और नूर दोनों रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई, दोनों गले लगकर रोने लगी। शमीम बेगम भी तड़प गई थी अपनी बेटी की बातों से। वो चुपचाप नमा के लिए चली गई। मामा प्लीज़ मत करें, ऐसा मत करें। माहम उनके पीछे भागी, मगर उन्होंने सुना हुई नहीं। अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। अर्श पूरी यूनी में नूर को ढूंढ रहा था, मगर वो होती तो मिलती ना। अर्श की नज़रें दानिया पर गई जो पूरी यूनी पर नजर घुमाई रही थी। हेलो, दानिया ने आवाज़ पर पलट कर देखा। हम बोलो, नूर कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। अर्श ने हाथों की मुट्ठी बनाई, गुस्से से दिमाग की रगे तन गई। तमीज़ से बात करो, नहीं तो तुमसे बदला मैं भूला नहीं हूँ। दानिया ने आंखों से नज़र का चश्मा हटाया और अपनी लाल आंखें अर्श की आंखों में गाड़ी। क्या समझते हो जो मैंने किया वो सब जानबूझकर किया? मेरी मजबूरी थी, समझे? वो कैसे इतनी ओवर एक्टिंग कर लेती हो? हाँ, अर्श ने मजाक उड़ाया था। जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दानिया अपना पोल कर पलट गई थी। अर्श ने दानिया का हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ यूनी की बैक साइड पर लाया था। क्या समझती हो खुद को? हाँ, और क्यों मेरी बहन से बात कर रही थी कल? तुम अब उसके पीछे पड़ गई हो। और कौन है ये ब्लैक स्टार? और तुम कैसे जानती हो क्यों ब्लैक स्टार के पीछे पड़ी हो? और अब समझा, शायद वो मुझसे भी ज़्यादा पॉसेसिव पैसों वाला होगा। अर्श ने थोड़ी पर मुक्का बना कर रखा। तुमने इस वक्त भी गलती की थी, आज भी गलती कर रहे हो। वैसे तुम्हारी आदत
अभी तक गई नहीं ना शक करने वाली? हाँ, और मैं तुम्हारी क्यों बताऊँ? मेरे बाप बनने की कोशिश मत करना, समझी? दानी ने अपना हाथ झटके से अर्श के हाथ से निकाला था। अच्छा, पहले तो तुम्हारी सारी बातें मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती थी। हाँ, अर्श ने तंज किया। दानी की आंखें नम होने लगी, मगर वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे कोई गलत रिश्ता नहीं रखा था, जो सब कुछ मेरा तुमसे मनसूब हो गया है। मंगनी की थी तुमने मुझसे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, तुम मेरे पीछे आए थे, समझे? अपना ये सारा गन मुझ पर मत डालो। हाँ हाँ करी थी मैंने मंगनी, और अपना वक्त निकलने के बाद भागी अपने घर से तुम। मत भूलो मंगनी क्यों टूटी थी, क्योंकि तुम एक भागी हुई लड़की, और एक भागी हुई लड़की कोई कोई नहीं बहलाता। दानी का सबर जवाब दे गया। बस बस, दानी अपने कानों पर हाथ रखकर चीखी थी। खबरदार अर्शमान गाजी, जो मेरे करतार पर अगर उंगली भी उठाई तो क्या क्या करोगी तुम? हाँ, थोड़ी देर गुजरी थी जब दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर माहम सर पर दुपट्टा रखती गेट खोलने लगी। सामने बड़े शान से शाहिद 2 दिन गवाह के साथ खड़ा था। अरे छोटी बुलबुल, अंदर नहीं बुलाओगी? आज तो मेरी साली और आधी घर वाली होने वाली हो। शायद मुंह में पान सपाता बोला। गिरबान के बटन खुले थे। नहीं है यहाँ को शादी, जाओ यहाँ से। वहाँ बोली क्या बक रही हो? हद सामने से शाहिद मान को धक्का देकर अंदर आया था। शमीम बेगम और नूर भी शोर सुनकर बाहर आ गए। शायद शमीम बेगम चीखी, ये क्या जहालत है? हाँ अच्छा, खाला तेरी बेटी जो बक रही है कि यहाँ कोई शादी नहीं, और आज तो मैं इस फूल को अपना बनाऊंगा। शायद नूर को देखकर बोला, जो एक जगह खड़ी थी। शायद नहीं करूँगी मैं अपनी बेटी की शादी, तुझ कभी से दफ़ा हो जाए यहाँ से। अरे तुझे बात करने तक की तमीज़ नहीं है। नूर ने सर उठाकर हैरत से शमीम बेगम को देखा, जो उसे अपनी बेटी कह रही थी। नूर की आंखें नम होने लगी। माहम जो दरवाजे के पास खड़ी थी मुस्कुरा दी। अच्छा, तुझे इतने सालों बाद इससे कौन सी मोहब्बत जागी है? क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, और मैंने नूर की माँ बनकर सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। ए ज़्यादा बन मत, वरना। शाहिद ने कमीज उठाकर शलवार में अरसा चाकू निकाला। माहम नूर की चीख निकलते निकलते रह गई। अगर नूर ना सही तो ये माहम सही। शाहिद ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते और माहम का बाजू खींचकर अपने से लगाया। बदतमीज जलील इंसान, देखा दी ना तूने अपनी औकात? हाँ देख खाला, ज़्यादा बोल मत, वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। शाहिद ने चाकू माहम की गर्दन पर रखा। मैं करूँगी तुमसे शादी, छोड़ दो माहम को प्लीज़। नूर ने ज़ारों कतार होते हुए शाहिद के सामने हाथ जोड़ दिए। शाहिद ने जैसे चाकू हटाया, माम भाग कर नूर और शमीम बेगम से चिपक गई। नहीं नूर बच्चे, मैंने तेरे साथ जो किया प्लीज़ माफ़ कर दे। बच्चे, शमीम बेगम ने नूर के आगे हाथ छोड़ दी। मगर मैं तेरी शादी इससे नहीं होने दूंगी। नहीं चाची, मुझे शर्मिंदा मत करें प्लीज़। अबे ओ, बंद करो ये ड्रामा, समझे? चल निकाह करा हमारा। शाहिद ने आगे बढ़कर नूर का हाथ पकड़ा। नूर नूर बेबसी से शमीम बेगम को देख रही थी। देख शाहिद, छोड़ छोड़ नूर का हाथ। वो आगे बढ़कर नूर का हाथ शाहिद के हाथ से निकालने लगी। वो खाला तो पीछे हट, नहीं तो शाहिद ने चाकू वाला हाथ उठाया। शमीम बेगम ने घूरा तो मुझे मुझे मारेगा? हाँ मार चल। शमीम बेगम अभी भी हाथ छुड़वा रही थी। अबे हट। शाहिद ने गुस्से में चाकू वाले हाथ से धक्का देना चाहा, मगर चाकू की नोक नूर की तरफ थी। शमीम बेगम धक्के से नीचे गिरी। शाहिद को अपने हाथ पर कुछ गर्म गर्म महसूस हुआ। उसने सर नीचे किया, जहाँ पर चाकू पूरा नूर के पेट के अंदर चला गया था। हे, ये मैंने क्या किया? नूर ने लाल बहती आंखों से अपने पेट की तरफ देखा और नीचे बैठती चली गई। नूर, वहाँ और शमीम बेगम चीखीं, जलील इंसान, तूने मेरी बच्ची। नूर रुक, तो रुक, मैं पुलिस को बोलती हूँ। शमीम बेगम अंदर की तरफ भागी। शायद पुलिस के नाम से डरता घबरा कर चाकू वहीं फेंकता अपने साथ आए लोगों को लेकर उल्टे पैर भागा। नूर दर्द से तड़पते बेहोश हो गई। मामा मामा, पुलिस को छोड़ें, पहले नूर को अस्पताल लेकर जाएं, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करें। मामा जल्दी, माहम चीखी। शमीम बेगम मलामत में खड़ी थी, जल्दी से अंदर की तरफ भागी। दानी को जैसे ही पता चला, नूर को भागी भागी अस्पताल आ गई थी। नूर का आईसीयू में ले जाया गया था। शमीम बेगम अलामत में बैठी थी। माहम को जाने कुछ याद आया। नूर कभी माहम से कुछ नहीं छुपाया। नूर ने अर्शमान के प्रपोजल को प्रपोज करने वाली बात माहम को बता दी। माहम ने नूर के मोबाइल से अर्श की कॉल की, मगर दूसरी तरफ कॉल नहीं उठाई जा रही थी। आंटी, किसने किया नूर के साथ ऐसा? दानिया ने लाल आंखों से शमीम को बेगम को घूरा। बेटा, और फिर शमीम बेगम ने दानी की सारी कहानी बता दी। हम सही, अब मैं देख लूँगी शाहिद को। अर्शमान इस वक्त क्लब में था जब उसके पास नूर की कॉल आई। अर्श तालिया के साथ डांस में मसरूफ था। अर्श ने बेजारों का मोबाइल देखा, जहां नूर का नंबर जगमगा रहा था। तालिया ने जलकर अर्श के मोबाइल को घूरा। बेबी प्लीज़, आप भी तुम डांस करो, बाद में करना नूर से बात। अर्श को भी नूर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस अपना बदला पूरा करना था। ब्लैक स्टार ने फाइल खोली और सामने लगी डीजे की तस्वीर को देखा। वो तो तुम ही डीजे हो? अरे वाह, वो तो तुम बड़ी प्यारी। चलो कोई बात नहीं। ब्लैक स्टार ने टेबल से मोबाइल उठाया था। अब्बास पाशा को मेरा पैगाम दो कि कल मुझे डीजे अपने कब्जे में चाहिए, वो वक्त भी आ गया है। अरमान अपने दोस्तों में खड़ा था। ब्लैक स्टार रेड लेदर की जैकेट ब्लैक ही अरमान अपने दोस्तों में खड़ा था। ब्लैक शर्ट, लेदर की जैकेट ब्लैक ही, जीन्स पहने, संजीदा सी गहरी काली आंखें लिए। जब इसके मोबाइल की बेब बजी, अरमान ने मोबाइल निकाला और मैसेज देकर किसी गहरी सोच में खो गया था। नूर को होश आ गया था। अब वो खतरे से बाहर थी। शमीम बेगम नूर का हाथ थामे बैठी थी और बस मुसलसल अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी जा रही थी। बस बस चची,
मुझे मुझे शर्मिंदा मत करें। नूर ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी की। माहम ने माहौल को ठंडा करना चाहा। अरे वाह भाई मम्मा, आपको एक बेटी दोबारा मिल गई तो मुझे भूल गई। अरे हाँ, तो क्या हुआ, इतने साल मैंने तेरे लाड उठाए हैं, मैं अपनी इस बेटी के लाड उठाऊंगी। शमीम बेगम ने नूर के सर पर हाथ फेरा। नूर नम आंखों से मुस्कुरा दी। चल बच्चों, माहम तो नूर के पास बैठ के ज़रा मैं दवाई लेकर आती हूँ अपनी बेटी की। माहम तुमने तो अर्श अर्श को बताया? हाँ हाँ नूर, मैंने बताया कि बहुत कोशिश की मगर तुम्हारे अर्श ने कॉल ही नहीं उठाई और न दोबारा कोई कॉल आई है। नूर की आंखों से आंसू गिरा था। आज 4 दिन हो गए थे नूर यूं नहीं आ रही थी। अर्श को परेशानी होने लगी। अर्श ने तानी को ढूंढा कि उससे ही पूछ सके कि नूर क्यों नहीं आ रही, मगर आज तो दानिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक वहाँ तालिया आ गई। हाय अर्श, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? अर्श ने ऊपर मुंह करके सांस खारिज की। हाँ यार, बस थोड़ी फिक्र हो रही है। नूर के इतने दिन हो गए हैं, यूनी क्यों नहीं आ रही वो हाँ वो भाई, वाह तुमने उससे बदला लेने वाले थे, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें नूर की। तालिया ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाई थी। हाँ हेलो, कोई हमदर्दी वमदर्दी नहीं हो रही उसे, बस मुझे लग रहा है कि अब बदला पूरा कर लेना चाहिए। अर्श ने तालिया को मुस्कुरा कर देखा। पता करना आखिर क्यों आ नहीं रही। अर्श सोच में डूब गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, दानिया की यूनी में एक दोस्त है, मैं उससे पूछती हूँ। आखिर दानिया दोस्त है नूर की? अगर सबा दानिया से उसका और नूर का पूछेगी तो बताना तो पड़ेगा ना उसको। हम अर्श ने सर हिलाया। ओके तुम पता करवाओ ज़रा, मैं आता हूँ। अर्श के जाने के बाद तालिया सोच में डूब गई। नहीं, इस बार अर्श तुम्हें मैं नूर का नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मंगनी मैंने नहीं जानती क्यों टूटी थी, मगर अब मैं तुम्हें नूर का होते हुए नहीं देख सकती। कुछ कर तालिया, कुछ कर। ओ यस, तालिया के जहन में धमाका हुआ। बाय का मजा, चल तालिया शुरू हो जा। अर्श कैंटीन में बैठा था जब तालिया भागती हामती कामती अर्श के पास आई। हाँ अर्श, अर्श बहुत बुरी खबर है। नूर कुछ दिन पहले अपने मोहल्ले के एक लड़के के साथ भाग गई है। व्हाट? अर्श थाड़ा, तुम क्या पागल हो गई हो? नूर ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ उसे, मैं सच कह रही हूँ। अर्श मेरे यकीन करो। तो तुम भी वो रंग दिखा दिए नूर मैडम जो तुम्हारी दोस्त के थे। तो कभी तुम दोनों ने मेरे साथ ही किया, तुम दोनों को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब देखना क्या करता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। नूर अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। उठकर बैठ रही थी कि शमीम बेगम व माम ने उसे बहुत प्यार दिया था। वो बहुत खुश थी। आज नूर का दिल था यूनी जाने का और वो तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने शमीम बेगम से टकराई। ओह सो सॉरी चाची, मैंने देखा नहीं। अरे कोई बात नहीं बच्चा, मगर तुम जा कहाँ रही हो? चाची मेरा इतने दिनों का काम भी जमा हो गया है, मुझे वो काम भी करना है, इसलिए यूँ नहीं जा रही हूँ। अरे ये क्या, भी तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई बच्चे। चाची, नूर ने शमीम बेगम को कंधों से थामा। आपने जितना ख्याल मेरा रखा, मुझे अपना लिया, मैं बहुत खुश हूँ और बिल्कुल परफेक्ट भी। नूर ने जोश से बोला। मुझे माफ़ कर बस सच्ची, अब और नहीं, मैं थोड़ा बाहर भी निकलना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं चली जाऊँ ना। चल मेरी गुड़िया, जा देख कर जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? शमीम बेगम ने थोड़ा रोब से कहा। हाँ हाँ जी सच्ची, मैं ख्याल रखूँगी अपना। नूर क्यों नहीं गई तो रोज़ की तरह आज तानिया वहाँ नहीं थी। उसे लगा उस दिन जब नूर ने उसे डांटा था इसलिए वो भी नाराज़ हो गई। नूर यूनी में दाखिल हुई। नूर जहाँ से गुजरती वहाँ से उसे लोग अजीब अजीब बातें कानों में पड़ती। यूनी के लड़के लड़कियाँ नूर को घूर घूर कर देखते और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते। नूर को आज यूनी में कुछ अजीब लग रहा था। नूर ने क्लास में कदम रखा, उसे अपने पीछे तालियों की आवाज़ आई। नूर ने पलट कर देखा, जहाँ अर्श खड़ा तालियां बजा रहा था। नूर का दिल अर्श को देखकर जोर से धड़कने लगा। नूर ने उसे एक नज़र देखकर गर्दन झुका ली। वाह, तो नूर कैसी गुजरी आपके दिन? क्या जिसके साथ भागी थी उसने छोड़ दिया? हाँ, या फिर तुम्हें उसने यूज़ करके फेंक दिया? नूर जो अर्श को देखकर शर्म से सर झुकाई थी, उसे लगा उसके सर पर सातवां आसमान गिर गए हैं। उसे सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। नूर ने झटके से सर आगे पीछे देखा, जहाँ लड़के लड़कियों का मुजमा लगा था। नूर को अपना वजूद ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। क्या कहा तुमने? नूर ने अर्श की आंखों में देखा। बिना आगे पीछे देखे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े खड़े थे। कुछ गलत कहा क्या मैंने? अर्श सर झुकाकर अपना चेहरा नूर के चेहरे के करीब किया। नूर यकदम पीछे हुई थी। भागी हुई लड़की, किसको कहा तुमने? हाँ, ज़्यादा पारसा मत बनो। यहाँ एक लड़की को पता है कि तुम कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी। अर्श ने नूर के गिर्द घूमकर पूरी यूनी के मजमे की तरफ हाथ किया। क्या बकवास है ये? किसने कहा कि मैं भागी थी घर से? हाँ, मेरा एक्सीडेंट। शट अप, बहानेबाज औरत। अर्श था। नूर डर कर एक कदम पीछे हुई। तालियां सारा फसाद फैलाकर एक कोने में खड़ी मुस्कुराकर तमाशा देख रही थी। तालियां अर्श की गरजदार आवाज़ पर तालियां सहम गई। उसे लगा कि अर्श को कहीं सब कुछ पता तो नहीं चल गया। तालियां हलक तर करती अर्श के पास आई। अर्श ने नूर के सामने तालिया का हाथ खींचा और कमर से पकड़कर अपने साथ लगाया। मेरी शादी है 3 दिन बाद बेबी तालिया से, अर्श ने नूर की तरफ झुककर कहा। तालिया जो सन्नाटे में थी, अर्श के मुंह से निकले गए अल्फाज सुनकर खुशी से बेहोश होने को थी। नूर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। नहीं अर्श, ऐसा मत करो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना था तो क्यों किया मुझे प्रपोज? क्यों मेरे करीब है? मैं मर जाऊंगी, प्लीज़। शट अप। हाँ, नहीं करता मैं ऐसा। मगर तुम जो अपने घर से भागी, अरे तुम तो अपने माँ बाप की नस हो सकी, मेरी होगी
यू बिच गर्ल, नूर क्या बोलती, इसके तो माँ बाप ही नहीं थे। नहीं अर्श, ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हें हर नमाज में मांगा है। नूर अपनी मोहब्बत के हाथों बेबस होकर बोल पड़ी। हाँ अच्छा, बड़ी पार्षद बनती हो ना, तो ये नहीं पता वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा एक नामहरम को नमाज में मांग कर। अच्छा, अगर इतनी ही परवाह थी तो क्यों एक नामहरम लड़की के करीब आ जाओ। अर्श ने बात हवा में उछाल दी। नूर का सर दर्द से फटने लगा था। नूर बेहोश होकर गिरने लगी। अर्श नूर को गिरता देख उसकी तरफ बढ़ा। तालिया ने अर्श का बाजू थाम लिया और उसका हाथ पकड़कर हजूम से लेकर चली गई। अर्श तो जैसे अपने हवास में नहीं था। नूर की क्लास की एक लड़की ने नूर पर तरस खाकर उसके बैग से मोबाइल निकालकर माहम को कॉल की और उसे जल्दी से यूं आने का कहा। थोड़ी देर में माहम आ गई। नूर एक कुर्सी पर बेहोश पड़ी थी। माहम की जान हलक में आ गई। क्या हुआ नूर को? आप भी आपको सब कुछ बता दूं कि अभी नूर को अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, उसे होश नहीं आ रहा है। इतना तो माहौल देखकर माहम को अंदाज़ा हो गया था और बाहर वो तालिया के साथ जाते अर्श को देख चुकी थी। माहम ने एम्बुलेंस को कॉल की। जल्दी से नूर को एम्बुलेंस में डाला गया था। अर्श जो यूनि के गेट पर ही खड़ा था। नूर की हालत देखकर अर्श का दिल जोर से धड़का, मगर अपने आप पर जबर किए खड़ा रहा। माहम 2 कदम चलती अर्श के पास आई थी। मुझे तो पता है जो हुआ है सही नहीं हुआ। यहाँ अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना अरशमान गाजी, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। माहम अर्श को धमकी देती है एम्बुलेंस में बैठी निकल गई। माहम भी अभी अर्श को जानती नहीं थी। नूर जब से घर आई थी रोई जा रही थी। तुम्हें पता है माहम, मैंने इससे कहा कि मैंने तुम्हें दुआ में मांगा है। पता है वो कहता है कि तुमने ना महरम को रोकर मांगा ना, इसलिए अल्लाह पाक ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। फिर मैंने कहा मैंने हर फजर की नमाज में तुम्हें मांगा है, मगर तुम्हें चाहने वाला तो तहज्जुद का पाबंद निकला। माहम को उसकी दीवानगी से खौफ आ रहा था। प्लीज़ नूर चुप हो जाओ ना। नहीं माहम, तुम मेरी बात सुन। उसने कहा कि वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा एक नामहरम को नमाज में मांग कर। वो क्यों कर रहा है ऐसा? उसे कहे ना यार, ना करे मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ नूर चुप हो जा। मैं जाऊंगी उसकी शादी में और उसे दिखाऊंगी कि हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। मैं उसे बताऊंगी कि अगर तुम एक लड़की को बगुजार कर छोड़ते हो ना, तो उस पर क्या गुजरती है। मैं हर उस लड़की का बदला लूंगी जिसको उसने पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया, जो अपने हक के लिए ना लड़ पाई थी। उसे ऐसी सज़ा दूंगी कि रूह काम जाएगी। माहम, उसने भी मुझे घर से भागी हुई लड़की कहा। पता नहीं किसने उसे कह दिया कि मैं घर से भागी हूँ। माहम, तू तो जानती है ना मेरा एक्सीडेंट। हाँ नो मेरी प्यारी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो और ये अच्छी बात है कि तुम जाना उसकी शादी में, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी प्लीज़। माहम नूर की हथेलियों पर सरक कर फूट फूट कर रो दी। अचानक नूर को कुछ याद आया। नूर ने जल्दी से सर उठाया। माहम ने नूर को देखा। क्या हुआ नूर? नूर भागकर अलमारी के पास गई। उसने जल्दी से कपड़ों के नीचे से कार्ड निकाला। माहम, मेरा मोबाइल कहाँ है? नूर माहम की तरफ मुड़ी। मेरे पास है, मगर तुम क्या कर रही हो? मोबाइल दो, बाद में सब बताती हूँ। नूर ने इस कार्ड पर लिखे नंबर को नोट करके कॉल की। हेलो तानिया अमजद। अचानक नूर का टूटा हुआ लहजा बदला था। मैं तैयार हूँ, कहाँ आना है बताओ। नूर, कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो तो? नूर, तो किससे बात कर रही थी और कहाँ जा रही है तू? माहम नूर को अपनी तरफ घुमाकर कंधों से थामे बोली। बस समझ लो मुझे इसीलिए चुन लिया गया है। किस लिए नूर? तो तू क्या बोले जा रही है? नूर अपना बैग निकाल के कपड़े भरने लगी। नूर, क्या हो गया? माहम भाग कर नीचे आई थी। मामा जल्दी आए, देखें नूर कहीं जा रही है हमें छोड़कर। शमीम बेगम किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब माहम भाग कर उनके पास आई। हमा, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? नूर, शमीम बेगम ने दिल पर हाथ रखा। मामा चले ना पूछें इससे। दोनों भागकर नूर के कमरे में आई। नूर अपनी शॉल पहन रही थी। शमीम बेगम को देखकर आंखें नम हुई। आगे बढ़कर उनके गले लगी। भीगे लहजे से बोली, अभी तो मुझे आपका प्यार मिला था और मेरा नसीब देखें फिर कहीं और ले जा रहा है। मगर बेटा कहाँ जा रही हो तुम? रात के 10 बज रहे हैं। माहम, तुम चाची को अर्श के बारे में सब बता देना। मेरा इंतजार करना, मैं आऊँगी वापस बहुत जल्दी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शमीम बेगम ने नूर को कंधों से थामा। जाने दें चाची, मैं नहीं रह पाऊंगी अब यहाँ, और जो मेरे साथ हुआ ना, मुझे उसका बदला लेना है। केस का बदला बेटा, तो ठीक है ना? कैसे का बदला बेटा? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? चाची, मेरे पास इतना वक्त नहीं, माँ हम सब बता देगी आपको। अच्छा मैं चलती हूँ, लौट कर आऊँगी। जा बेटा, मैंने तुझे इस रब के अमान में दिया। शमीम बेगम नम आँखों से बोली। चाची, मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं, मेरा बच्चा, मैं तेरे प्यार में और कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। जितनी चाहती मैं कर चुकी हूँ ना, इसका बोझ नहीं उतरा अभी मेरे सीने से। नूर खामोश रही, कुछ ना बोली। नूर दोनों से मिलकर घर से निकली। मोबाइल निकाल कर रास्ते में दानियों को कॉल की। नूर सामने से आती स्पीड में गाड़ी देख नहीं सकी। नूर की टक्कर हो गई। नूर का वजूद हवा से उछल होकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। 3 घंटे बाद माहम को एक कॉल मसूल हुई थी। माहम ने नंबर देखा जो नूर का था। माहम ने झट से कॉल उठाई। हेलो जी, मैं जिस नंबर से आपको बात कर रहा हूँ ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। माहम को अपना सर घूमता महसूस हुआ और बॉडी की बहुत बुरी हालत है। ये लेडी मर चुकी हैं। माहम को लगा उसने गलत सुन लिया है। कहाँ हैं आप? प्लीज़ मुझे बताएं। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएँ। जी जी मैं आती हूँ।
माहम ने भागकर शमीम बेगम के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाया था। दरवाज़ा जैसे ही खुला, माहम शमीम बेगम के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। मम्मा, नूर नूर चली गई हमें छोड़कर, हमेशा के लिए उसका एक्सीडेंट हुआ है मम्मा, चलें जल्दी, क्या पता वो हमारी नूर ना हो। शमीम बेगम को लगा कि उनका दिल बंद हो जाएगा। जिस बच्ची को वो मोहब्बत देना चाहती थी, जो महम को दी, इतनी मोहलत भी नहीं मिली उन्हें। हाँ, वो हमारी नूर नहीं होगी, चल जल्दी। आधे घंटे में वो अस्पताल आ गई। वहाँ पर एक लड़का जो कम से कम 20 साल का होगा। माहम ने अंदर आकर दोबारा इस लड़के को कॉल की जो बिल्कुल माहम के सामने खड़ा था। मोबाइल बजने पर नूर उसे पहचान गई। माहम ने खुद उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आपने मुझे कॉल की थी? जी जी, आप ही, इनका सामान है और बॉडी सख्त खाने में रखी गई है। माहम दिल से दुआ कर रही थी कि वो नूर का सामान ही ना हो, मगर जब इस लड़के ने पलटकर सामान उठाकर कुर्सी से उसे दिया तो शमीम बेगम और माहम का सब टूट गया था। वो सारा सामान नूर का था, वो बैग, वो शॉल और वही पर्स। माहम और शमीम बेगम फूट फूट कर रोती। शमीम बेगम ने ऊपर आसमान की तरफ मुंह किया और नूर के वालिदैन से बोली, मुझे माफ़ करिएगा भाई भाभी, मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाई। सैयद खाने में जाने के बाद नूर की बॉडी निकाली गई थी। शक्ल बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी, शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई थी। माहम को अबकाई आने लगी। जैसे तैसे करके नूर की बॉडी को दफनाया गया। माहम और शमीम बेगम का बहुत बुरा हाल था। आज तालिया और अर्श का निकाह था। अर्शमान बार बार हॉल के एंट्री गेट पर नजर डालता कि शायद कहीं से नूर आएगी। तालिया ने अर्श के कंधे पर हाथ रखा, वो नहीं आएगी। अर्श, आखिर तुमने उसकी इतनी बेइज्जती की थी। तालिया ने तंज़िया नज़रों से देखा। थोड़ी देर बाद निकाह दोनों का हो गया था। अर्श का दिल बहुत बेचैन हुआ जा रहा था। अर्श बिना तालिया की तरफ देखे स्टेज से उतरकर बाहर की खुली हुई हवा में आकर खड़ा हो गया। सबा से तालिया के बुलाने पर शादी में आई थी। सबा के मोबाइल पर बेल हुई। सबा ने नूर का नंबर देखकर कॉल उठाई। हेलो नूर, सबा बोली। सबा, मैं महाम। सबा और फिर महाम फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ महाम, सब ठीक तो है ना? नूर कहाँ है? सबा, नूर नहीं रही और फिर महाम ने सबा को सब कुछ बताया। सबा भागकर स्टेज के पास तालिया को अपने दोस्तों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें करी थी। सबा को देखा। तालिया, तालिया, अर्श कहाँ है? वो बाहर की तरफ गया है। तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक है? सबा बिना कुछ बोले बिना बाहर की तरफ भागी। पूरा हॉल सबा को ही देख रहा था। सबा के पीछे सब लोग ही हॉल के बाहर आ गए थे। अर्श जो गाड़ी से निकल खड़ा था, सबा को देखा जो रोती हुई उसके पास आई। इससे पहले वो गिरती, अर्श ने उसे कंधों से थाम कर सीधा किया। सबा, क्या रो क्यों रही हो? अर्श, तुम्हारी वजह से नूर हम सबको छोड़कर चली गई। नूर मर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। अर्श के कदम लड़खड़ाए थे, उसे लगा उसका वजूद ज़लज़लों की ज़िद में है। सर चकराता हुआ महसूस हुआ। अर्श, तुम्हारी वजह से वो तुमसे बदला लेना चाहती थी और अपना घर छोड़कर कहीं जा रही थी। अरे तुमने उसे पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। उससे भागी हुई लड़की कहा था ना तुमने, पूरी दुनिया के सामने। अरे इस बेचारी का तो एक्सीडेंट हो गया था जब वो यूनि में गिर रही थी। तुम बड़े थे ना उसे बचाने, मगर फिर तुम बदले की आग में इतने अंधे थे कि तुमने उसे गिरने से नहीं बचाया। एक तो बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था और जब वो गिरी तो उसके पेट पर लगे जख्म पर नकीला पत्थर घुस गया, जिसकी वजह से उसके गुर्दे में चोट आई थी। बात मेरे और माहम के अलावा किसी को भी नहीं पता। और क्या कहा था तुमने उसे? सबा ने अपने आंसू साफ किए। वो शख्स भी क्या जन्नत में बख्शा जाएगा, एक नमहरम को नमाज में मांग कर, है ना? तो जब भरी यूनि में तुमने उसे अपने गाल पर किस करने का कहा, तब तुम्हें नहीं लगा था कि वो नमहरम है? हाँ। सबा ने तंजिया निगाहों से देखा। हमना बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ईमान तो अपने भाई को बेयकीन नज़रों से देख रही थी। अरमान वहाँ कहीं मौजूद नहीं था। गाजी साहब शर्म से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। ताले के कानों से धुएं निकल रहे थे। सब जो कुछ हुआ उसकी वजह से तो हुआ था। उसे अभी भी कोई मलामत नहीं थी, बस अपनी फिक्र हो रही थी कि अगर अर्श को पता चल गया तो वो उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा। नहीं हो सकते तुम जैसा बेहिस पत्थर दिल इंसान मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, ना इस तालिया की। सबा ने महफिल में खड़ी अपनी मामा को आवाज़ दी, जो बस नूर का सुनकर आंसू बहा रही थी। चले मामा, ऐसे बहरम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। अर्श को अपनी रूह निकलती महसूस हुई। अर्श ने सबा को पुकारा। सबा, सबा, तुमने ही तो कहा था कि तालिया को कि नूर घर से भाग गई है। तालिया, आगे आओ। अर्श ने लहूरंग आंखों से तालिया को देखा। तालिया को अर्श की नज़रों से जान निकलती महसूस हुई। आगे आओ। हाँ। अर्श धाड़ा था। अर्श के चीखने पर तालिया उछल कर आगे बढ़ी। क्या कहा तुमने? अर्श, तालिया, तुमने उसकी बातों में आ गए। हाँ, जो एक नंबर की झूठी और धोखेबाज औरत है। हाँ, अरे एक बार तुम खुद मेरे पास आते, मैं बताती तुम्हें। ये तालिया नहीं आई मेरे पास, और अगर आकर मुझसे पूछ भी लेती तभी तुम्हें सच नहीं बताती। यूनी का एक लड़की जानते हैं कि तालिया तुम्हारे पीछे पागल है। तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर शक करते हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से तुम्हारी पहली मंगनी भी इसीलिए टूटी थी ना कि तुमने इस लड़की पर शक किया था। तुम्हारे साथ ऐसी लड़की ही सूट करेगी। सबा ने अर्श को देखने के बाद तालिया की तरफ आंखों से इशारा करके तंज किया। सबा के जाने के बाद अर्श कदम कदम चलकर तालिया के पास आया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हो तुम इतनी बुरी? क्यों हो दूसरों को गिराने की कोशिश में लगी रहती हो? एक दफ़ा सोच लेती कि खुद भी एक लड़की हो। मैं अर्शमन गाजी वाल्द तालिया वाल्द।
अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तालिया को अपने कानों में सीसा डलता महसूस हुआ। तालिया के कदम लड़खड़ाए। हमना बेगम ने आगे बढ़कर अर्श के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये क्या कर दिया? अभी अभी इससे तुम्हारी शादी हुई थी। मम्मा, मैं नूर से मोहब्बत करने लगा था। हाँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं नूर से मोहब्बत करने लगा था। बदले में उससे लेना चाहता था, मगर मेरा दिल बदलने लगा था। मम्मा, उसने मेरे और नूर के बीच गलतफहमी पैदा की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्श ने तालिया का गला पकड़ा। अर्श, छोड़ो उसे। गाजी साहब ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ लगाया था अर्श को। तालिया का दुपट्टा सिरक गया। हालत दीवानों जैसी थी। तलाक लफ्ज़ कानों में गूंज रहा था। तुम एक कमज़ोर मर्द थे अर्श, जो एक औरत की बातों में आकर तुमने शक किया। तुम इतने कमज़ोर थे कि दूसरों की बातों में आकर इस बच्ची के साथ इतना बुरा करके वो उसे दुनिया से चली गई। बिना सोचे समझे 1 घंटे पहले बनी हुई बीवी को तलाक दे दी। तुम एक कम ज़र्फ़ इंसान हो। याद है, दानिया के साथ भी तुमने ऐसे ही किया था। शक की बुनियाद पर मंगनी तोड़ी थी। तुम अकेले रह गए अर्श, अकेले रह गए। दानिया को होश आया। उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। शायद वो कुछ स्टोर था। उसे याद था कि वो नूर को लेकर जा रही थी। फिर रास्ते में अचानक सर पर पीछे से कोई भारी चीज़ लगी। फिर अब यहाँ दानिया के सर चकरा रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और अंधेरे में से पाशा का साया नजर आया था। कौन हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बोलो। पाशा आराम आराम से चलता अंदर आया और दानिया ने उसका चेहरा देखा। अरमान, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरमान का गुस्सा दानिया को देखकर एक पल में सवा नेज़े पर था। तो तुम हो डीजे दानिया जावेद? कौन डीजे? क्या कह रहे हो तुम? मैं हानिया हूँ, तुम्हारे भाई की मंग। चुप, बिल्कुल चुप। मैं सब जानता हूँ हानिया कि तुम ही डीजे हो। दानिया जावेद। हानिया डर कर ही कदम पीछे हुई और फिर रोते रोते अपनी पीठ पाशा और फरमान की जानिब की और फिर अचानक एक पैर घुमाकर पाशा को लात मारी। एक स्टाइल से टांग पर टांग रखकर कुर्सी पर बैठी। कौन डीजे? मैं। हाँ, मैं कैप्टन हानिया जावेद, दानिया जावेद की बहन उर्फ डीजे। दानिया जावेद की बहन उर्फ डीजे। चलो तुम्हें पाशा पिया के अंदाज में समझाती हूँ। हानिया दोबारा से कुर्सी पर बैठी। तेरे को क्या लगा वे कि तू मेरे को यहाँ लाया? मैं तुझे यहाँ लाई, समझा कि नहीं? मैं जानती थी कि तू नूर के पीछे लगा रहे और मैं तेरे को उस दिन ही समझ गई थी देखकर, जब तू पार्टी में आया था यूनी की। तब मेरे को ये राज भी पता चला कि तू अर्श का भाई है। बेटू, मेरे लिए तो काम और आसान हो गया, मगर मैं कुछ कर ना पाई रे बीरू। बीरू, मेरा सच नूर को पता चल गया था। फिर वो मेरे से नाराज़ थी। आज मैं इसे मनाने वाली थी रे, मगर तेरे बंदों को मैंने पीछा देख लिया और मैं तेरा चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए अभी तू नूर को छोड़कर मैं तेरे पीछे आ गई। नहीं नहीं नहीं, आज तक पाशा से कभी भूल नहीं हुई, तो अब कैसे हुई? तो बस मुझे इतना बता दे कि डीजे कहाँ है। वाह, क्यों? तू मेरा बाप है जो तुझे इतनी आसानी से बता दूँ? जब बोल अपने इस ब्लैक स्टार को कि 3 साल पहले जो धमाका उसने एयरपोर्ट पर करवाया था, 640 लोग मारे गए थे, 20 लोग हाथ पैर से माजूर हो गए थे, 3 बच्चों की आंखों की बीनाई चली गई थी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दोस्त, किसी का भाई, पड़ोसी, कज़न, किस किस ने अपनी जान गंवाई थी। आज उसकी मौत बनकर आई हूँ। तो ब्लैक स्टार तक पहुँचने का रास्ता बता, मैं डीजे तुझे दे दूँगी। खुद अपनी बहन तक ब्लैक स्टार को भेजूँगी, मेरा वादा है। और ये ब्लैक स्टार अच्छे से जानता है कि डीजे कभी अपनी ज़ुबान से नहीं फिरती थी। मैं उसकी बहन, उसका दूसरा अक्स हूँ। हम्म, पाशा का कहका गूंजा। तुझे क्या लगा मैं तेरी इतनी बकवास होने के बाद तुझे जाने दूंगा? और आज तक किसी ने पाशा को नहीं देखा। फिर तू कैसे देख सकती है? जिसने पाशा को देखा वो मारा गया है। हानिया ने अपनी घड़ी को देखा और अरमान यानी पाशा को, जो एक रॉड लेकर धीरे धीरे हानिया की जानिब बढ़ रहा था। हानिया एक कदम पीछे हुई और फिर अरमान के सर पर किसी ने जोर से ज़रब लगाई। हानिया ने अरमान के पीछे खड़े बंदे को इशारा किया। दोनों पाशा को लेकर निकल गए। हानिया नहीं जानती थी क्या क़यामत टूटनी है अभी इसके सर पर, जब पता चलेगा कि नूर इस दुनिया में नहीं रही। हमना बेगम अर्श के लिए फिक्रमंद थी। कल जो कुछ भी हुआ तब से अर्श अपने रूम में बंद था। हमना बेगम अर्श के रूम का डोर खोलकर अंदर आई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। हमना बेगम ने हाथ बढ़ाकर लाइट खोली। पूरा रूम रोशनी में नहा गया। हमना बेगम ने बेड की तरफ नज़र उठाई। अर्श वहाँ नहीं था। बेड के बराबर में बैठा टेक लगाकर बैठा था। दोनों बाजू घुटनों पर रखे सर झुकाए हुए था। अर्श बेटा। अर्श ने आवाज़ सुनकर भी सर नहीं उठाया। हमना बेगम ने उसके कदमों में बैठी। बेटा, क्या हाल बना लिया है अपना? अर्श ने सर उठाकर हमना बेगम को देखा। लाल सुर्ख आंखें हो रही थीं, जो पूरी रात जागने का पता दे रही थीं। आंखों के किनारों से खून छिलकने को था। एक लम्हे को हमना बेगम को खौफ आया था। मैंने मार दिया उसे मम्मा, मैंने मार दिया। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें तो कुछ पता नहीं था ना, तुमने तो कुछ नहीं किया मम्मा। अर्श अपना सर हमना बेगम के हाथों पर रख गया था और बेआवाज़ से रोने लगा। हमना बेगम का दिल रो रहा था।
अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर मम्मा मैं उसका गुनहगार हूँ मम्मा। वो रो रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं ना करूँ तालिया से शादी। वो सब बताना चाहती थी। मैं मर रहा हूँ मम्मा, मुझे जाना है, नूर के पास जाना है। अशफाक में मेरी हालत हो रही थी। मम्मा ने गलत किया। मम्मा मैंने गलत किया है। बदले के लिए अंधा अंधा हो गया कि किसी की जान चली गई मेरी वजह से। भाई भाई जल्दी आए। ईमान नीचे से भाग कर उसके रूम में आई। भाई ईमान ने अर्श के रूम का दरवाज़ा खोला। अर्श ने सर उठाया। भाई नीचे नूर की कज़िन आई है माहम। क्या कहा? अर्श ने दोबारा पूछा। नीचे पूरी बात सुने बगैर नीचे की तरफ भागा। अर्श सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। माहम ने तंजिया नजरों से देखा। ये तुम्हारी दीवानगी अब किसी काम की नहीं। मेरी बहन तो चली गई तुम्हारी वजह से। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं समझे। ये पकड़ो। माहम ने लेटर अर्श की तरफ बढ़ाया। ये जाने से पहले कि नूर ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि मेरी लौटने से पहले ये मैं तुम तक पहुंचा दूं। मगर उसे क्या पता था कि वो लौटेगी भी या नहीं। माम के आंसू भल भल बहने लगे। वो तो लौट कर नहीं आएगी मगर मैंने उसकी अमानत तुम तक पहुंचा दी। अर्श ने कांपते हाथों से लेटर थामा। माहम पलट गई। माहम मैम माहम। माहम के कदम अर्श की आवाज़ पर रुके। मुझे नूर की कब्र बता दें प्लीज़। मैं बस क्या वहाँ जाकर से बदला लोगे? तुम्हारी वजह से पता नहीं वो कहाँ जा रही थी। अरे मेरे हाथों में फूट फूट कर रोई थी वो जो तुमने उसके साथ किया। माहम ने अपने हाथ अर्श के आगे फैलाए थे। माहम की बस हो गई थी। वो वहीं बैठकर रोती चली गई। माहम मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अच्छा माफ़ी मांगना चाहते हो, चलो मेरे साथ। माहम एक कदम आगे बढ़ी थी। किस किस से माफ़ी मांगोगे? हाँ तुम जैसे कितने लड़कों की वजह से कितनी लड़कियों को उनके माँ बाप घर से निकलने नहीं देते। कितनी लड़कियों को तुम जैसे लड़के की सिवाहियत रैगिंग भी करते हैं कि बस। माम ने आंखें बंद कर ली और खोली। वो लड़कियां डरती हैं आगे बढ़ने से। अरे अगर तुम जिस जगह खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते तंग करते हो ना तो ये सोच लिया करो कि एक तालीमी इदारा है। वो चाहे सब करते हो तुम लोग। तुम जैसे लड़कों की वजह से सिर्फ नूर ही नहीं कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी यूनी लाइफ शुरू होने से पहले ही एंड कर दी। और ये बात मुझे सबा ने बताई थी। चलती हूँ मैं सिर्फ तुम जैसे लड़कों को समझा सकती हूँ। उंगली पकड़ कर अपने साथ साथ नहीं चला सकती। हमना और ईमान चुप थी। वो जानती थी जो अर्शमान ने किया वो गलत था। अर्श की हालत ना बुरी थी। अर्श की हालत ना बहुत बुरी थी। अर्श को खुद का वजूद ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हुआ। अर्श ने नम आंखों से लेटर खोला। अर्श तुम्हें पता है जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज़ किया मैं खुश थी। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे प्रपोज़ किया था। दरअसल मैंने तुम्हारी तालिया की बातें सुनी थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल इसलिए कबूल किया कि मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम अपना बदला भूल जाओगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत हार गई और मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था माहम के अलावा। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में अब जब जो शख्स आया है शायद अब वो मुझे समझेगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। टूटी तो मैं उस दिन थी जब तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे घर से भागी हुई लड़की कहा। अरे ऐसी बात तो कभी चाची भी नहीं बोलती थी। मगर मैं एक बात से खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाची का प्यार मिल गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारी दुल्हन को देखती। मैं एक ऐसे काम के लिए जा रही हूँ जहाँ से बहुत मजबूत बनकर लौटूंगी। और तब तुम्हारे सामने आऊँगी, तुम्हें तब बताऊँगी कि हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। तुमने जो मेरे साथ किया ना, ऐसी किसी और लड़की के साथ नहीं होने दूँगी। तुम जैसे इंसानों हाथ नहीं गलत कहा मैंने। तुम जैसे हैवानों से लड़कियों को बचाऊंगी और हर लड़की को इज्जत दिलवाऊंगी जो इस माशरे में होनी चाहिए। और एक बात, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। अर्शमान गाजी। आखिरी अल्फाज अर्श के जहन में रह गए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, माफ़ नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं। अर्श कानों पर हाथ रखकर चीखा। नूर मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अर्श पागलों की तरह चीखे जा रहा था। हमना बेगम और ईमान भागकर अर्श को थामा जो पागल होने को था। थोड़ी देर में अर्श होश से बेगाना हो गया। भाई ईमान भागकर मोबाइल लेने भागी। बार बार अरमान का नंबर मिला रही थी मगर मोबाइल बंद था। मम्मा ये भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कल भी नहीं आए, बस अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। बेटा तुम अपने बाबा की कॉल करो। हेलो बाबा, जल्दी घर आ जाए। पता नहीं अर्श भाई को क्या हो गया है, प्लीज़ जल्दी आए। ईमान रोने लगी। सर ब्लैक स्टार का सबसे बड़ा जासूस हाथ लग गया है सर। अब ये हमें सब बताएगा। हानिया हेडक्वार्टर में खड़ी थी। गुड जॉब हानिया। ब्लैक स्टार तक जाना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं। हानिया को 2 दिन हो गए थे यूँ नहीं आते हुए। ना उसे कहीं अर्श नजर आ रहा था ना ही नूर। हानिया को फिक्र होने लगी। आज हानिया ने नूर के घर जाने का सोचा। हानिया ने तानिया का गेटअप लिया, आंखों के लेंसेज बदले, चश्मा लगाया, स्कार्फ पहना, शॉल ली जिसमें बहुत मासूम लग रही थी। बेल पर हाथ रखा। कौन? हम रूम में बैठी नूर की तस्वीरों से बातें कर रही थी। माहम आवाज़ सुनकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला। माहम ने दानिया को देखा, सलाम किया। मैं अंदर आ सकती हूँ? दानिया ने इजाज़त मांगी। माहम ने अंदर आने की जगह दी। माहम बोली, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी जी, मैं आपको कैसे पहचानेंगी? मैं आई ही पहली दफ़ा हूँ।
माहम ने हानिया को सोफे पर बिठाया। वो मुझे नूर से मिलना है। हानिया बोली, क्या? माहम के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। कौन हो तुम? मैं दानिया जावेद हूँ, नूर की दोस्त। माहम ने मुंह पर हाथ रखा। वो तुम थी जिससे नूर मिलने जा रही थी, है ना? हानिया को अजीब लगा। जी, मैं ही थी, मगर फिर मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे मजबूरन लौटना पड़ा। उठो उठो, दफ़ा हो जाए यहाँ से, माहम चीखी। हानिया सोफे से खड़ी हुई। माहम की आवाज़ सुनकर शमी बेगम बाहर आई। तुम्हारी वजह से वो तुम्हारे साथ ही कहीं जाने वाली थी। मेरी बहन रोड पर खड़े इंतज़ार करने लगे। तुम नहीं आई और मेरी बहन को गाड़ी वाले ने मार दिया, और अब नहीं रही नूर। तुम्हारी वजह से तुम क्यों वक्त पर नहीं आई? माहम ने हानिया को पकड़कर झंझोड़ दिया। हानिया के सर पर आसमान गिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नूर को कुछ नहीं हो सकता, वो मेरा वाहिद सहारा थी। क्या आप बोले जा रही हो? हाँ, कौन सा ऐसा मतलब है तुम्हारा जिसके लिए मेरी नूर को इस्तेमाल कर रही थी? बेटा कोई जवाब दिए बगैर हानिया बिना कोई जवाब दिए बगैर घर से बाहर की तरफ भागी। उसे आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं थी। वो रोड पर भागे जा रही थी। नूर कब्रिस्तान में दाखिल हुई और एक कब्र पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप ही दानिया, आप ही नूर नहीं रही। दानिया भी वो आपके पास चली आई। आप ही मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं आपकी मौत का बदला ले सकूं। आप ही नूर ही सब कुछ थी, वो भी नहीं रही। आप ही ऐसा क्यों हुआ? मैं थक गई हूँ डीजे बन बन कर। मैं थक गई हूँ आपका किरदार निभाते हुए। मैं आपका और नूर का दोनों का बदला लूंगी और सज़ा दूंगी ब्लैक स्टार को, और सज़ा दूंगी अर्शमान को जिसने नूर को छीना। सबसे बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आपके दुश्मन के करीब हूँ मैं दानी। आप ही, मैं आपको बताती हूँ, मैंने पाशा को पकड़ लिया। आप ही, मैं ब्लैक स्टार को ऐसी मौत दूंगी कि उसकी नस्लें रोती हुई पैदा होंगी। ब्लैक स्टार क्लब नहीं आ रहे थे, न अपने घर में, और अक्सर जिस फार्म हाउस पे वो होते हैं वहाँ भी नहीं है। न ऐसा कभी हुआ कि ब्लैक स्टार अपने काम से गाफिल हो रहा है, और वो तो और डीजे को ढूंढ रहे हैं। सुना है कि पाशा नामी बंदा ब्लैक स्टार के करीब है। तो गार्ड ब्लैक स्टार्स की हवेली के बाहर खड़े आपस में खुसे फुसे कर रहे थे। ब्लैक स्टार में से एक गार्ड ने सामने से आती गाड़ी की तरफ हाथ से इशारा किया। सब वहाँ चौकन्ने हो गए थे। ब्लैक स्टार गाड़ी से बाहर निकला, ब्लैक कलर का थ्री पीस पहने, हाथ में चकमकाती महंगी वॉच, गंदुमी रंगत, हल्की हल्की बेयर्ड, गहरी काली आंखों में लाल सुर्ख डोरे, परवकार चाल चलता। वो अंदर की तरफ चल दिया। तो एक एक करके सब बताओ, मैं यहाँ नहीं था तो क्या क्या हुआ, सब कुछ, सारी डिटेल शुरू हो जाओ। ब्लैक स्टार ने सिगरेट मुंह में दबाई और घूम कर ग्लास वॉल के बाहर देखने लगा। ब्लैक स्टार का गार्ड आगे बढ़ा। बॉस, अच्छी खबर ये मिली है कि डीजे आपसे मिलना चाहती है रूबरू। और बॉस, बुरी खबर ये है कि पाशा का कोई अता पता नहीं है। आज 4 दिन हो गए हैं और हम सब ढूंढ चुके हैं। ब्लैक स्टार सर हिलाता घूमा। अचानक उसे कुछ याद आया। अरमान भी तो 4 दिन से घर नहीं आया। इसका मतलब ब्लैक स्टार उर्फ अरशमान गाजी ने जेब से मोबाइल निकाला। हेलो अरमान, क्या अरमान घर आ गया? हम ठीक है। अरशमान ने कॉल काटी। और इस डील का क्या हुआ जो शेख साहब से होने वाली थी? और मुझे इन लड़कियों के पास लेकर चलो जिन्हें शेख बेच देगा। यस बॉस। और शेख ने तो डील लेने से मना कर दिया। वो कहता है कि इसकी 1-2 बाई में जेनिफर नामी लड़की से दोस्ती हुई है और उसके पास हमसे भी ज़्यादा लड़कियां और उससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो डील कैंसिल। कौन है ये जेनिफर? मुझसे उसकी बात कराओ, मैं भी तो देखूँ कहाँ की शहजादी है वो जिसके लिए शेख ने मेरी डील से इनकार किया। तो कैप्टन नूरुल मुस्तफ़ा, क्या आप तैयार हैं अपने मिशन के लिए? यस सर। देखें कैप्टन नूर, ये मत सोचिएगा कि इस मिशन से आपका कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं होगा। आपने जो करना है अपने मुल्क के लिए करना है। अब आप कोई मासूम लड़की नहीं जो अपने मासूम इश्क के लिए आवाज़ उठाती। मगर अब सिर्फ ये सोचिए कि इसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, आपकी ही नहीं बल्कि अपने कितने घर उजाड़ दिए। 3 साल पहले उसने एक धमाका कराया था। इस धमाके में हमारी जांबाज ऑफिसर दानिया जावेद, दुश्मन उन्हें डीजे के नाम से जानते हैं, उस दिन उनकी फैमिली भी इस मॉल में आई थी जहां ब्लैक स्टार ने धमाका करवाया था, और इसकी लपेट में कैप्टन दानिया आ गए। फिर उनकी बहन ने उनकी जगह ली। कैप्टन हानिया, उनकी बॉडी जली थी मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो बच गई और उन्हें डीजे का चेहरा दिया गया, और अब वो आपके साथ इस मिशन पर काम करेंगी। इस सब की मौत का बदला लेने के लिए इतने सालों से कैप्टन हानिया इस मिशन में लगी हुई है, मगर ब्लैक स्टार बहुत शार्प है, वो कभी सबूत नहीं छोड़ता। नूर आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी, पीछे हाथ बांधे, कहीं से नहीं लग रही थी कि वो एक ऐसी लड़की थी जो कभी अपनी मोहब्बत के आगे गिड़गिड़ाई थी। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने जज्बात को काबू में रखने की, पर सर मैं 2 दिन बाद जाना चाहती हूँ। कि नूर, आपकी मर्जी, अब आप जा सकते हैं। पाशा को देख लें एक दफ़ा, क्या पता वो ब्लैक स्टार के बारे में कुछ मालूमात दे दे आपको। कि सर। नूरनमा को से डोर खोल कर बाहर रूम से निकली। इसके लिए इतना आसान नहीं था जिस शख्स को चाहा उसे मौत देना, और उसने ऐद किया था कि वह ऐसा करेगी। कैप्टन दानी की मौत रायगा नहीं जाएगी। कितनी लड़कियों को ब्लैक स्टार बेच चुका था।
कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी अच्छी शक्ल के पीछे इतना बुरा इंसान है। नहीं छोड़ूंगी ब्लैक स्टार तुम्हें। नूर सीधा टॉर्चर रूम की तरफ गई। गेट खोलकर अंदर आई जहाँ आनिया पाशा को रस्सी से बांध रही थी। नूर को हैरत हुई पाशा को देखकर, क्योंकि वो अर्श का भाई अरमान था। अरमान कई दफ़ा आया था अर्श की यूनि में मिलने। तुम तो पाशा और वो तुम्हारा दगाबाज भाई ब्लैक स्टार निकला। क्या तुम दोनों भाइयों को ज़रा शर्म नहीं आई? जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से ही दगा कर रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ अर्श भाई ही ब्लैक स्टार है। अरमान नूर के सामने कुर्सी पर बंदा बैठा था। हानिया नूर के बराबर में खड़ी थी। मगर मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं पाशा बनकर अर्श भाई के पास काम करता था, मगर मैं भाई से ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। जब मुझे पता चला कि भाई ही ब्लैक स्टार है, मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। मैं इतना मजबूर था कि एक तरफ भाई गलत रास्ते पर था तो दूसरी तरफ वो खुद। मैं भाई से मोहब्बत करता हूँ। मैं कैसे इनको पुलिस के हवाले करता, ये आर्मी के। और फिर मेरी यूनि की दोस्त दानिया जावेद से मेरी मुलाकात हुई। दानिया के नाम सुनकर हानिया की आंखें नम हुई। मैं उसे पसंद करने लगा, मगर जिस दिन मैं दानिया को प्रपोज़ करने वाला था तब अर्श उसे प्रपोज़ कर चुका। दानिया ने उसे कबूल भी किया। मेरे दिल क्या खुद को ख़त्म कर दूँ। फिर उसके कुछ दिन बाद अर्श ने मुझे बताया कि वो मंगनी करने वाला है दानिया से सबके सामने। और फिर मेरा जब ख़त्म हो गया, मैं सब कुछ छोड़कर लंदन आ गया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद मुझे ईमान मेरी बहन से पता चला कि अर्श दानिया पर शक करता है बहुत। और फिर मुझे पता चला कि दोनों ने एक दूसरे से मंगनी ख़त्म कर दी। मैं तभी खामोश रहा। और फिर मुझे एक न्यूज़ मिली जिसमें पाकिस्तान में होने वाले बम ब्लास्ट के बारे में बताया जा रहा था और उसमें दानिया का नाम भी आया। फिर न्यूज़ की खबर से मुझे पता चला कि दानिया आर्मी में थी और मुझे लगा कि अर्श तो दानिया के जाने के गम में खुद को कुछ न कर ले। फिर लंदन से पाकिस्तान आ गया। मैं मम्मा पापा को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए बिना बताए घर आ गया। घर आकर पता चला कि घर में अर्श के अलावा कोई नहीं। मम्मा पापा दानिया के घर इयादत के लिए गए हैं। मैं अर्श के कमरे में गया जो किसी से फ़ोन पर बात मसरूफ़ था। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वो ब्लैक स्टार है और उसके चेहरे पर दानिया के लिए दुख का शुबा तक ना था। अर्श एक हैवान बन गया है, ये मैं जान गया था। उसे बताना ज़रूरी था कि वो जो कर रहा है वो कितना गलत है। और फिर मैं पाशा बना। ब्लैक स्टार के सामने मैं कभी नहीं गया। उसे यही बताया गया कि मैं अपने काम छुप कर करता हूँ। मगर जब अर्श मुझे किसी को रास्ते से हटाने का कहता है, फिर कुछ भी, मैं अर्श के खिलाफ सबूत जमा करने लगा। न जाने कितने लोगों को वो जिंदा दरगू कर देता था। मुझे पता चला कि अर्श लड़कियों को ड्रग्स दिलवाता है और उन्हें दूसरे मुल्क में बेच देता है। वो दिन मेरे लिए कयामत से कम ना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा कि मामा पापा को अर्श के बारे में बताऊं, मगर फिर उन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। नूर और हानिया ने एक दूसरे को देखने के बाद अरमान को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे, उसकी सच्चाई का सबूत। और अर्श जिसे ख़त्म करने का कहता तो क्या तुम सचमुच से? नूर ने अपनी बात अधूरी छोड़कर अरमान को देखा। नहीं, मैंने कभी उस किसी बेगुनाह को नहीं मारा। मैं उसका इंतज़ाम कहीं और करवा देता, किसी दूसरे मुल्क भेज देता था, तो किसी को ऐसी जगह कर देता जिसकी भनक भी अर्श को नहीं होती थी। मेरे यकीन करो, मैं पाशा ज़रूर बना, मगर गलत नहीं हूँ। अरमान ने बेबसी से नूर को देखा। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। नूर डगा से जवाब दिया, देखो अगर अभी मैं यहाँ से नहीं गया तो अर्श को शक हो जाएगा। मामा पापा ईमान परेशान हो रहे होंगे कि मैं 4 दिन से घर कहाँ गायब हूँ। हानिया ने नूर के कंधों पर हाथ रखा। नूर ने मुड़कर हानिया को देखा। मैं जा रही हूँ अर्श के सामने। अब वक्त आ गया है, उसे अपने गुनाह कबूल करने होंगे। जिसे हम विलन समझ रहे थे वो तो हीरो निकला, और जिसे हीरो समझ रहे थे वो विलन। उसने मेरे साथ नहीं पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। ऐसे धोखा हो गया है। मैं भी तो किसी गम में हूँ। जिसे हीरो समझती रही वो तो विलन निकल गया। और सुनो अरमान, पाशा नूर ने घूरकर अरमान को देखा। अगर धोखा देने की कोशिश भी की तो बेमौत मारे जाओगे। अब तुम भी पाशा बनकर ब्लैक स्टार को सजा दिलवाओगे, और जो सबूत है तुम्हारे पास वो भी देने होंगे। क्या पता इन वक्त पर तुम में अपने भाई की मोहब्बत जाग जाए। बाहर निकलने के बाद हानिया ने नूर को आवाज़ दी। नूर पलटी। क्या इतना आसान है मोहब्बत को छोड़ देना और खुद उसकी जान लेना? क्या तुम्हें क्या लगता है कि उल्टा सवाल किया गया? मुझे तो लगता है कि जैसे खुद की रूह कोई खींच रहा हो, तो बस यही समझ लो। नूर का हलक कड़वा हुआ। आंसू का गोला हलक में अटक गया था। पाशा को लेकर आओ। मुझे नहीं पता काजी मेरे बेटे को ढूंढे, जाने कहाँ है, किस हाल में होगा। हमना बेगम रोते हुए बोली। मान भी रो रही थी अपने भाई के लिए। जाने 4 दिन से अरमान कहाँ चला गया था। अर्श। हमना बेगम ने हवेली में दाखिल होते अर्श को पुकारा। अर्श बेटा, कुछ पता चला मेरे बच्चे का? अर्श ने अपनी माँ की तरफ देखा। मामा, मैं सब जगह पता करवा कर आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ अमान में रख। अरमान ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा तो तुम्हें माफ़ करूंगा मैं। हाँ, मैं एक पागल इंसान हूँ, मुझे लोगों को तकलीफ देकर बड़ा मज़ा आता है। अर्श अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराया। शमीम बेगम कपड़े धो रही थीं और माहम कमरे की सफाई कर रही थी जब बेल बजी। माहम बेटा देखो कौन है। शमीम बेगम ने आवाज़ दी। अच्छा मम्मा आई। माहम जल्दी से दुपट्टा उठाकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला, सामने शाहिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। माहम की रूह कांपी।
वापस से यहाँ देखकर माम चीखी। शमीम बेगम भाग कर आईं। क्या? शमीम बेगम के अल्फाज शाहिद को देखकर मुंह में ही रह गए थे। अरे खाला, तुम्हारा भांजा जेल से आया है, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? अपने घर में तो आने दो। शाहिद गले में डाली चेन घुमाता बोला। दफा हो जाए यहाँ से। शायद तेरी वजह से मेरी नूर नहीं रही। चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छोड़ो उसे, तुम्हारी एक बेटी तो अब भी है ना। माँ भागकर शमीम बेगम के पीछे छुप गई। अरे कैसा इंसान है, तुम्हें कहती हूँ कि अभी कभी यहाँ से जा, नहीं तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। अच्छा बोला, कौन आएगा? मैं भी तो देखो। शाहिद ने कमीज में से अरसी गन निकाली। दे देख शाहिद, चला जाए यहाँ से। शमीम बेगम डर गई थी गन देखकर। शाहिद ने आगे बढ़कर शमीम बेगम के पीछे खड़ी माम को बाल पकड़कर खींचा। शाहिद छोड़, मेरी बच्ची को छोड़। शमीम बेगम ने शाहिद के मुंह पर थप्पड़ मारा। शाहिद ने गन शमीम बेगम पर तान दी। तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझ पर हाथ उठाएगी? शाहिद की गोली चलने से पहले किसी ने जोर से शाहिद की पीठ पर लात मारी। माम और शमीम बेगम के मुंह से एक साथ निकला नूर। दोनों ने भी एक ही नजरों से नूर को देखा। नूर ने दोनों को देखे बगैर शाहिद को उठाकर पीटना शुरू कर दिया। हैरत तो दोनों को नूर को वर्दी में दे पहने हुई थी। नूर ने बेल्ट निकाल कर शाहिद को देखा, जो बस हैरत से नूर को देखता तो कभी इसकी वर्दी को। नूर शाहिद को गिरबान से पकड़कर घसीटती हुई बाहर लाई। पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। आज मैं बताती हूँ औरत की इज्जत क्या होती है, जो तुम जैसे मर्द हर वक्त उनके दरवाजों पर खड़े रहते हो लूटने के लिए। नूर एक बेल्ट जोर से शाहिद की कमर पर मारा था। आज एक वो शख्स है जिसने मुझे जीते जी मारा, और वो मर्द कहे जाने के काबिल नहीं। एक तो जैसा मर्द जो औरत का हुस्न देखकर चिमट जाते हैं। आज मैं तुझे बीच चौक पर सजा दूंगी कि वो तुझे जैसे लड़के की रूह कांप जाए। लड़कियों को गलत नजरों से देखते वक्त नूर पे दर बेल्ट मार जा रही थी। शायद उठकर रोड की तरफ भागा। नूर उसके पीछे थी। सब लोग मुड़ मुड़ कर नूर को देखते, जो पागलों की तरह उसके पीछे भाग रही थी। शाहिद मार खा कर लहूलुहान हो गया था। और जितनी लड़कियां इस वक्त यहाँ खड़ी थी ना, नूर ने मुझमें की तरफ देखा। चारों तरफ भीड़ थी। खुद जब घर से निकलती हो तो ये सोच कर निकला करो कि अभी ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ना बाप। अपनी हिफाजत खुद करनी है। डर डर कर निकलती हो तो फिर बैठी रहो घर में। अरे आज के दौर में क्या क्या नहीं होता लड़कियों के साथ। जुल्म के खिलाफ कभी चुप मत रहना। जान चली जाए ईमान ना जाए। बस आज इतना कहूँगी कि अपना आप अगर इस दुनिया में बनाना चाहती हो तो निडर हो जाओ। ऐसे कि किसी कोई तुम्हें मेरी आंख से देखो तो तुम्हें इतना दम हो कि उसकी आंख निकाल लो। शायद बड़े बड़े बेहोश हो गया था। नूर घूमकर मुझमें से निकले। अपने पीछे उसे कितने लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई दी। नूर घर में दाखिल हुई। शमीम बेगम और वहाँ भाग कर नूर के पास आई। नूर बेटा तो जिंदा है तो ठीक है। नूर कुछ बोल। मोहम ने स्पीच में और ये वर्दी। नूर ने आर्मी कैप उतार कर हाथ में लिए थे। चाची, नूर ने शमीम बेगम का हाथ पकड़ा। मोहम का हाथ पकड़कर सोफे पर आकर बैठ गई। चाची, वो लड़की मैं नहीं थी। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। और चाची, मैंने अब अपने मुल्क की हिफाजत करने का जिम्मा लिया। नूर ने अर्ज से शुरू से सारी बात शमीम बेगम को बताई। सारी बात बताने के बाद माहम बोली, वो नूर क्या दानिया आई थी। मैं तुम्हें लेकर बहुत दुख में थी, इसलिए उसे मैंने झाड़ कर निकाल दिया घर से। माहम शर्मिंदगी से बोली। नूर ने माहम का हाथ थामा। कोई बात नहीं, मेरी मुलाकात हो गई। हर वो दानिया नहीं, हानिया है, दानिया की बहन। जाओ बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं फिर खाना बताती हूँ। माहम नूर के साथ कमरे में आई। नूर माहम ने आवाज़ दी। नूर अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। माहम की तरफ देखकर सिर्फ कहा, अर्श का क्या करोगी तुम अब? सज़ा दूंगी, वो हाल करूंगी जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। कितने मासूमों को बेमौत मार चुका है। वो हैवान है वो। मगर तुम तो उसे मोहब्बत करती हो ना? करती हूँ, नहीं करती थी। नूर ने दो टूक जवाब दिया। मगर क्या तुम्हारे लिए आसान है? अगर अपनी मोहब्बत को सरेआम जलील कर सकता है, इसलिए उसके लिए आसान है। मुझे घर से भागी हुई लड़की कहाँ गया? मेरे लिए सुनना आसान था। सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। क्या ये सब देखना मेरे लिए आसान था? इसकी जान लेना मेरे लिए आसान कैसे हो सकता है? मगर फिर मेरी आंखों में वो मंजर आ जाते जो ब्लास्ट उसने मॉल में करवाया। कितनों सर्च ने उसके अपने छीन लिए। सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, और वो मैं खुद दूंगी। क्योंकि इस शख्स के दिल में कभी मोहब्बत नहीं आ सकती जो जिसका दिल मुर्दा हो, और वो इस बेरहम पत्थर दिल इंसान है। और वो एक बेरहम पत्थर दिल इंसान है, और उसका खुद का भाई उसके खिलाफ है। फिर मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है। नूर के आंसू निकलने लगे और बेताब हो रहे थे, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। वो नूर थी, कैप्टन नूरुलैन मुस्तफ़ा, एक मजबूत किरदार रखने वाली लड़की। हर लड़की के लिए मिसाल बन जाने वाली थी वो। अरमान गाड़ी से निकलकर अपने घर को देखा। सर पर हाथ फेरकर अंदर की तरफ बढ़ा। अभी उसे घर में भी तो सब कुछ हैंडल करना था। ईमान सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब उसकी नज़र अरमान पे गई। भाई! ईमान भागकर अरमान के गले लगी। भाई भाई, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम क्या क्या गुजरी हम पर? भाई, नूर की डेथ हो गई। अर्श भाई ने तालिया को शादी वाले दिन ही डिवोर्स दे दी। नूर के नाम पर अरमान ने ईमान को देखा। यानी किसी को नहीं पता कि नूर जिंदा है? ये क्या कह रही हो? अर्श ने तालिया को तलाक दे दी। अरमान ने बालों में हाथ फेरा। मामा कहाँ हैं? ईमान, वो सो रही हैं आपकी याद में, बस रोज आती हैं। तबीयत भी खराब थी। पापा भी बहुत परेशान है। वो इतने दिनों बाद आज ऑफिस गए। अरमान ने घर में नजर घुमाई। अर्श कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं कहीं।
अरमान ने सर हिलाया। अचानक उसे याद आया कि आज तो जेनिफर आने वाली है, लड़कियों को स्मगलिंग है आज रात। ओ शिट! ईमान ने अरमान को देखा। क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, तुम अभी मम्मा को सोने दो, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। मगर भाई अभी तो आए हैं आप। बेटा आता हूँ ना। अरमान बाहर रुक की तरफ भागा जब भी अर्श घर से गायब है। बहुत जेनिफर आ गई, ब्लैक स्टार के बंदे ने आकर बताया। अर्श ने टेबल पर से मोबाइल उठाया, बाहर आगे मीटिंग फार्म हाउस में रखी गई थी। ब्लैक स्टार सीढ़ियों से उतरकर सोफे पे टांग चढ़ा के बैठा था। सामने से एक लड़की गार्ड की उम्र आती नजर आई। रेड कलर के पैरों को छूता गाउन पहन रखा था, ऊंची हील स्कार्फ पहन रखा, सर पर चेहरा नकाब से ढका था। अर्श को देखकर अजीब लगा। मुझे नूर लग रही है। हाय। अर्श ने हाथ आगे बढ़ाया। जेनिफर ने बिना कुछ बोले अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। गार्ड्स बोला, सॉरी मैडम, हर किसी से हाथ नहीं मिलाती। जेनिफर की नज़र उठी और अर्श की दुनिया हिल गई थी। ये आंखें वो कभी नहीं भूल सकता। बहुत करीब से देखा था इन आंखों को। नूर, ये तुम हो ना? अर्श ने जेनिफर की तरफ कदम बढ़ाए। जेनिफर की आंखों के इशारे पर सारे कार्ड्स नूर के सामने आ गए। अब नूर का चेहरा गार्ड्स के पीछे छुप गया था। नूर, ये तुम हो ना? अर्श ने आगे बढ़कर गार्ड को धक्का दिया। अर्श को लगा कि एक मौका मिला है शायद उसे। अर्श ने जल्दी से जेनिफर से हिजाब खींचा और वो ज़मीन घूमती नजर आई। वो नूर ही थी। नूर, तुम जिंदा हो। नूर ने दोनों हाथों का जोर लगाकर अर्श को पीछे की तरफ धक्का दिया। अर्श लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। नूर, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, मुझे माफ़ कर दो। अर्श ने नूर की तरफ कदम बढ़ाए। मेरे गुनहगार नहीं हो तुम ब्लैक स्टार, तुम इन लाखों लोगों के गुनहगार हो जिसके अपने तुमने छीन लिए, और आज मैं तुम्हें लेने आई हूँ। सरेंडर करो खुद को। नूर की बात सुनकर अर्श ने कहका लगाया था। तुम मुझे गिरफ्तार करने आई हो? हाँ, क्योंकि मैं हूँ आर्मी ऑफिसर कैप्टन नूरुल्लाह मुस्तफ़ा, वो नहीं जिसकी तुमने ज़िंदगी बर्बाद की थी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हें कि मुझे ले जा सकोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेली आई हूँ? नहीं ब्लैक स्टार, तुम जानते नहीं हो अभी मुझे। अच्छा तो चलो, मुल्क की मुहाफ़िज़ बनकर लौटी हो ना, तो बता दो क्या इन लड़कियों को बचा सकती हो जिनको मैं आज पेश दूंगा? अर्श तंजिया मुस्कुराया। ये जो तुमने अभी रंग बदला ना अपना, अभी माफ़ी मांग रहे थे और जब गिरफ्तार करने की बारी आई तो तुम्हारे अंदर का गलीज़ इंसान जाग उठा। तुम क्या समझते हो रंग सिर्फ तुम बदल सकते हो? दोनों ने स्कार्फ के अंदर कान में लगी ब्लूटूथ का बटन दबाया। फिर अरमान और हानिया अंदर आए। हानिया आर्मी यूनिफॉर्म में थी। अर्श ने अरमान को देखा जो उसे अफसोस की नज़र से देख रहा था। अरमान, नाना पाशा क्यों सही ना कहा ना मैंने? अरमान, नाना पाशा क्यों सही कहा ना मैंने? अर्श ने गर्दन टेढ़ी कर कर अरमान को देखा। तुम हानिया की तरफ देखा जिसका बस नहीं चल रहा था। अर्श के वजूद को आग लगा दे। तुम भी अपनी बहन की तरह मुल्क की हिफाजत करने में लग गई। नूर को उसकी बातों से पता चल गया था कि वो जानता है अरमान और हानिया के बारे में। भाई, ऐसा क्यों किया आपने? आपके पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। आपको मम्मा पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। हमेशा ईमान और मुझसे ज़्यादा आपको प्यार किया। फिर क्यों किया ऐसा? मेरे भाई। अर्श दुखी सा चेहरा बनाकर अरमान को देखा और उसके करीब आए। सुकून मिलता है, मुझे मज़ा आता है सब कुछ करके। दिल करता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं अकेला रहूं। और मेरी नूर, अब तो तुम वापस आ गई हो ना? मेरे साथ रहोगी ना? इस दुनिया में कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी और मैं, बाकी सब खत्म। हाँ। अर्श पागलों की तरह सर हिला रहा था। नूर की आंखों से शोले निकल रहे थे। तुम इंतहा के चलाक हैवान इंसान हो। अर्श गुस्से से मुड़ा और अरमान के पेट में चाकू घोंप दिया। हानिया ने अर्श के मुंह पर मुक्का मारा। तुझे क्या लगा मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? अर्श ने नाक से बहता खून साफ किया। तूने मुझे धोखा दिया बादशाह बनकर। अरमान घुटनों के बल बैठा। मैं भाई हूँ आपका, नहीं है तू मेरा भाई अर्श जी का। मुझे अपने आप के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं। हानिया बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हानिया ने जोर से एक लात पेट पर मारी थी। नूर बस खामोश खड़ी और अरमान को फिक्रमंद नजरों से देख रही थी। वो हानिया को जानती थी, वो अपनी बहन का बदला लेना चाहती थी। हानिया ने जेब से गन निकाली। अर्श हानिया के बाल पकड़कर सर शीशे की टेबल पर मारा। कांच टूटकर हानिया के चेहरे में घुस गए। हानिया की चीख गूंजी। नूर के समझने से पहले वो ये कर चुका था। नूर बास्केट में बड़ा चाकू उठाया और सीधा अर्श के दिल में उतार दिया। अर्श की आंखें फट गई, मुंह से खून निकलने लगा। तुम एक जानवर और नासूर थे। जब तक इधर रहते सबकी जिंदगियां बर्बाद करते। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें इस जहान में भी सुकून न मिले। अर्श का सिर एक तरफ लड़क गया। नूर घुटनों के बल बैठकर चीखी थी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस हानिया और अरमान को लेकर अस्पताल की तरफ निकल गई। आज अर्श के मरने के मौके वाक़ई के 3 दिन हो गए थे। नूर की अलग मिशन मिला था। अर्श जैसा भी था, मोहब्बत की थी उसने अर्श से। भूलना आसान नहीं था, और जब मौत भी अपने हाथों से दी थी। अरमान की तबीयत ठीक हो गई थी, मगर उसे अर्श की बहुत याद आती थी। उसे यकीन ही नहीं आता था कि अर्श ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। हानिया के चेहरे की सर्जरी हुई थी। 2 दिन बाद उसकी पट्टी खोल दी थी। माहम के लिए अरमान का रिश्ता आया। शमीम बेगम बहुत खुश थी। नूर को अब कोई एतराज़ नहीं था इस रिश्ते पर, क्योंकि अब अरमान के बारे में वो सब जानती थी। अरमान की पूरी फैमिली गम से निढाल थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि अर्श अरमान ही ब्लैक स्टार था। अरमान ने बहुत मुश्किल से ईमान और हमना बेगम को संभाला। अरमान और नूर आज हानिया को देखने अस्पताल आए थे। नूर डोर खोलकर रूम में आई। पीछे अरमान था। हानिया की पट्टी खोली गई। सलाम, कैसी हो? नूर ने मुस्कुराकर सलाम किया। हानिया ने बस सर हिलाकर जवाब दिया।
अरमान बोला कैसी हो? ठीक, तुम सुनाओ? नूर बोली क्या मैडम अब बिस्तर पर ही रहना है, मिशन पर जा रही हूँ, मेरे साथ नहीं चलोगी? हानिया मुस्कुराई, अपने मुल्क के लिए तो हर वक्त तैयार हूँ मैं। नूर ने सर हिलाया था। अरमान तुम्हारी फैमिली कैसी है? हानिया की बात पर अरमान ने सर झुका लिया था। क्या बताऊँ मामा, अरमान तो भाई को लेकर रोती रहती हैं, बाबा को अटैक हुआ था भाई की सच्चाई जानकर, जिंदगी चल रही है, हो जाएगा सब ठीक। अरमान ने हाथ सर पर फेर कर सांस फिजा में खारिज किया था। हानिया नूर को दुख हुआ था। हानिया ने अपने बराबर में बैठी नूर का हाथ थामा। तुम ठीक हो नूर? नूर की आंखों में नमी जमा होने लगी और फिर नूर सब हो बैठी, हानिया के हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रोती। हानिया मैं उसे नहीं भूल पा रही, मोहब्बत की थी मैंने, उसने तोड़ दिया मुझे, मुझे सुकून नहीं आता, मैं क्या करूं? मत रो नूर, हर मोहब्बत हासिल नहीं होती, हर एक की मोहब्बत की सच्चाई भी मोहब्बत भी सच्ची नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इंसान देखता कुछ है और होता कुछ है। बिल्कुल जैसे मैंने उसको हीरो समझा था वो विलेन निकला, जिसको विलेन समझा वो हीरो निकला। हर कहानी का इख्तिताम खुशी ही नहीं होता, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशी आएगी, तुम देखना, तुम्हें बहुत प्यार देगा। नूर का सर झुक गया था हानिया की बातों से। आज अरमान और महम का निकाह था जो बस सादगी से होना था। अरमान के सारे कज़न्स आ गए थे। महम ब्राइडल रूम में बैठी थी, पीच कलर का लहंगा पहने, सर पर अरमान के नाम की चुनरी पहने, लाइट से मेकअप, चूड़ी सी माथे पर बैंड बिंदिया लगाए, बहुत प्यारी लग रही थी। नूर ने सफ़ेद रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहने, पिंक कलर का दुपट्टा कंधे पर डाला, बालों को कर्ल किया गया, गहरी काली आंखों में काजल लगाए, गुलाबी होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में महम और अरमान का निकाह हो गया। अरमान ने भी गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। महम की जगह इसका नूर का निकाह होना चाहिए था अरमान से। मेरा ओपिनियन ये है, आप लोग क्या कहते हैं? दोनों को साथ ही स्टेज पर बिठा दिया गया, दोनों ही घबरा रहे थे, दोनों जानते भी तो नहीं थे एक दूसरे को, ये तो किस्मत में मिला है इन दोनों को। असल में हमना बेगम अरमान का रिश्ता नूर के लिए लाई थी, मगर नूर ने बहुत तहम्मुल से इनकार करके महम का बोल दिया। सही। हमना बेगम को नूर को देखकर बहुत दुख हुआ था। वाकई अर्श ने एक मासूम लड़की के मासूम इश्क को रोन दिया और अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठा था। रस्म करने के लिए अरमान के कज़न्स आगे आए थे। दूध पिलाई की रस्म पर महम के कोई कज़न थे नहीं, सिर्फ नूर ही थी। वो सब कुछ बनाकर खुशी से स्टेज पर पड़ी। थोड़ी बहस के बाद अरमान ने नूर को पैसे निकाल कर दिए। अरमान ने आगे होकर टेबल पर पैसे रखे। नूर ने हाथ बढ़ाकर पैसे उठाना चाहा, तभी किसी के हाथों ने वो नोट अचक लिए। नूर की नजरें उठी और सामने वाले के दिल की दुनिया बदल गई। किसी ने पीछे से इस लड़के को धक्का दिया, शायद वो भी अरमान का कज़न था। ए मुर्तज़ा, पैसे क्यों उठा रहा है बेचारी लड़की के? मुर्तज़ा तो बस आंखों ही में खो गया था। इसके पीछे खड़े लड़के ने मुर्तज़ा के हाथ से पैसे लेकर नूर को दिए। नूर ने गुस्से से हाथ इसके चेहरे के आगे लहराया। क्या दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे हो बदतमीज इंसान? मुर्तज़ा होश की दुनिया में वापस आया। सॉरी। मुर्तज़ा ने सर पर हाथ फेरा और साथ खड़े लड़के ने होटिंग की थी। अरमान ने नूर का गुस्सा देखकर सबको घूरा, सब धीरे धीरे स्टेज से उतरने लगे। नूर भी मुड़कर उतरने लगी। जब उसका दुपट्टा खींचा, नूर के आग लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी? नूर की बात अधूरी ही रह गई। मुर्तज़ा ने दुपट्टा खींचा नहीं था, मुर्तज़ा की घड़ी में दुपट्टा रख गया था। मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर दुपट्टा घड़ी से निकाला। नूर चेहरा मुड़कर निकल गई। अरमान ने मुर्तज़ा के कंधे पर हाथ रखा। यार काफ़ी खराट लड़की है। अरमान मुस्कुराए, क्यों ना हो, आर्मी की लड़की है क्या? मुर्तज़ा ने हैरत से अरमान को देखा। जी बेटा, लाइन मत करना, नहीं तो ऊपर का टिकट कट जाएगा तुम्हारा इसी वक्त। नहीं बच्चों, तेरी भाभी तो यही बनेगी। हाय, क्या क्या करना पड़ेगा अब इस फौजी को अपना बनाने के लिए? क्या नुरमान चाहिए कि अरमान की सहन में बहुत कुछ घूमने लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे, अच्छा ये राइटर की तरफ से पैगाम है, कि मैंने एंडिंग हैप्पी क्यों नहीं रखी। देखिए हम सब जानते हैं और हर नावल में तो हम ऐसा पढ़ते ही हैं कि लड़का बुरा करता है लड़की के साथ, तो फिर लड़की अपनी अना को ख़त्म करके लड़के को माफ़ कर देती है, दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। मैंने अगर आप इस कहानी की गहराई को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। होप यू विल अंडरस्टैंड। नहीं समझे तो मैं बताती चलूँ कि ऐसा मैंने इसलिए रखा कि कहानी में कुछ ट्विस्ट रखूँ। हर दफ़ा लड़की ही माफ़ क्यों करे, लड़की की भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। पॉइंट टू बी नोटेड। हर कहानी का एंड खुशी ही नहीं होता, कुछ मुश्किलें आती हैं और फिर वक्त के साथ बहकर चली जाती हैं। मैंने अपनी कहानी लड़की पर ही तो रखी थी कि इस बार इस कहानी में इस लड़की ने हीरो को माफ़ नहीं किया, और बाकी आप पर है कि आपको मेरा नावल पसंद आया कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ दिनों बाद मिलेंगे एक नए नावल के साथ। आपको बहुत शुक्रिया नावल में मेरे साथ चलने का, और आखिरी बात, अपनी राय का ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया या नहीं। अच्छा, तो अगर इस कहानी का मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से इस कहानी को हम कहेंगे अफसानवी कहानी है ये, और इसमें हीरोइन भी लड़की है और हीरो भी लड़का ही है। मीन्स की लड़की अपना हीरो खुद है। ठीक है। सो उम्मीद है आपको नॉवल अच्छा लगा। कैसे लगा बाद में बताइए, लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।